हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज जो है हम गृह प्रबंध की बात करेंगे स्टूडेंट। गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट, जो कि एक आपके विषय है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आज का जो क्लास है वो एक मैराथन क्लास है और मैं पहली बार मैराथन के नाम से ये क्लास आपको देने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 1.5 घंटे के 2 घंटे के क्लासेस दिए हैं, बट कभी उन्हें मैराथन से रिप्रेजेंट नहीं किया। बट आज मैं इसको स्पेशली मैराथन क्लास बोल रही हूँ क्योंकि आज हम गृह प्रबंध की जो रिवीजन है वो करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से कहानी की तरह हम इसको पढ़ते चले जाएंगे और जहां भी आपको लगता है कि ये टॉपिक अब मुझे पढ़ना है मैम से, तो आप उसको कमेंट करेंगे कि मैम इसको एक बार डिटेल में बता दीजिए। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गृह प्रबंध से संबंधित जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आज ही क्लियर करती चलूं। मतलब ओवरऑल हम पूरा कहते हैं ना, ओवरऑल इवैल्यूएशन अपना करते चलेंगे, ऊपर ऊपर पूरा इवैल्यूएशन करते चलेंगे कि हमने कितना आज तक पढ़ा है, किस टॉपिक में हमें दिक्कत है। क्योंकि अब एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मे बी अक्टूबर में आपके एग्जाम हो सकता है। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियल, तो लेकिन आसार तो है, पेपर तो हमारा होना ही है। तो हमें बार बार किसी चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब हम बिल्कुल बस हमें क्या करना है, एग्जाम से पहले तक अपनी तैयारी पूरी रखनी है और बस रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन क्लास रहेगी, लेकिन एक मैराथन क्लास रहेगी। मैराथन से मतलब है यहाँ पर आप आज 1.5 या 2 घंटे का क्लास ये होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले तो ये बात अपनी ध्यान रखें कि थोड़ा लंबा रहेगा क्लास। दूसरी चीज, आप लोग भी अपने नोट्स को खोल के बैठिए, ओपन करके बैठिए। जिन्होंने अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि देखिए एक आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है, जहां भी आपको लगता है कि ये चीज भी ऐड होनी चाहिए उसको मुझे जरूर बताइएगा, मैं और ऐड करने की कोशिश करूंगी। और जहां आपको लगता है कि आपके में कमी रहेगी आप उसको वहां पर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम होम मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और ये क्लास 1 है। 2 क्लासेस में आपकी ये जो मैराथन है ये कंप्लीट हो जाएगी होम मैनेजमेंट की। फिर इसके बाद हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेकर हरी का नाम। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट का अर्थ होता है व्यवस्था करना। ठीक है, व्यवस्था करना मतलब अपने घर को, अब हम घर से संबंधित मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो घर को व्यवस्थित करना ही गृह व्यवस्था कहलाता है। समझ में आ गया? ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक आपके मानसिक प्रक्रिया है, मतलब एक मेंटल प्रोसेस है और प्रत्येक परिवार में संपन्न होती रहती है। प्रत्येक परिवार इस प्रक्रिया को अपनाता है। यह एक अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल मतलब आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप आज क्या रोटी बनाते तो क्या कल नहीं बनाते? क्या आज आप अपने घर को साफ करते हो तो क्या कल नहीं करते? लेकिन डेली आप करते हो। डेली रूटीन में ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, एक अदृश्य कौशल है। और गृह जो प्रबंध है वो एक कला भी है, वो एक विज्ञान भी है। आप अपने घर को सजाते हैं, कला है। आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने घर में, तो गृह प्रबंध क्या है? एक विज्ञान है। तो सबको क्लियर हो गया गृह प्रबंध का जो है अर्थ क्या है? गृह प्रबंध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक अदृश्य कौशल है, यह एक विज्ञान है, यह एक कला है, गृह प्रबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं होम मैनेजमेंट की। बहुत सारे डेफिनेशन से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे लास्ट ईयर कोर्ट जिन से बन गया था कि कोर्ट जिन ने जो है गृह प्रबंध को व्यावहारिक विज्ञान माना है, प्रयोगात्मक विज्ञान माना है। तो ऐसे ही कई सारी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो एग्जाम में आती हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर ली है। और भी हो तो आप उसको जरूर ऐड करिएगा। जैसे एक्शन ऑफ साइकिल किसने बोला है? गृह प्रबंध को एक्शन ऑफ साइकिल, क्रियाओं का चक्र किसने बोला है? सब लोग मुझे कमेंट करते चलेंगे फटाफट से। लिचफील्ड ने बोला है। किसने बोला है? लिचफील्ड ने गृह प्रबंध को क्रियाओं का चक्र कहा है। बांध के समान किसने माना है कि गृह प्रक्रिया जो है, गृह प्रबंध एक बांध के समान है? तो देवदास ने प्रबंध को बांध के समान बताया है। व्यवहारिक विज्ञान, कोर्ट जिन ने जो है गृह प्रबंध को आपके व्यवहारिक विज्ञान बताया है। वेरी गुड, सब संग संग चलेंगे। संस्कृति की जड़ें, तो एरन ओपनहीम ने जो है गृह व्यवस्था की जड़ें संस्कृति होती हैं, यह वाक्य उनके द्वारा कहा गया है। मतलब गृह प्रबंध आपकी संस्कृति की जड़ें हैं। ग्रॉस कैंडल ने गृह प्रबंध को आपके एक मानसिक प्रक्रिया बताया है, मेंटल प्रोसेस बताया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जिसमें हम आयोजन करके, नियंत्रण करके, मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इसके अलावा निखिल डॉर्सी ने गृह प्रबंध को एक योजनाबद्ध क्रिया बताया है। उन्होंने कहा है ये एक प्लान्ड प्रोसेस है जो कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमको क्या करती है? हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोसेस किसने बताया है? केवल गृह प्रबंध को आपके प्रक्रिया किसने बताया है? तो जॉर्ज आर टेरी ने
जॉर्ज आर टेरी ने गृह प्रबंध को आपके प्रोसेस बताया है, प्रक्रिया बताया है। वहीं न्यूमैन ने, एक न्यूमैन है, न्यूमैन ने जो है आपके क्या बताया है गृह प्रबंध को, तो न्यूमैन ने गृह प्रबंध को आपके प्रशासनिक क्रिया बताया है। क्या बताया है? प्रशासनिक क्रिया के रूप में बताया गया है। तो ये इतनी सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली। इसके अलावा भी कोई डेफिनेशन आपके पास हो महत्वपूर्ण तो उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो गृह प्रबंध का आपने सबसे पहले क्या जाना? अर्थ जाना कि गृह प्रबंध का अर्थ क्या है। फिर गृह प्रबंध से संबंधित आपने बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में जाना और यहां से परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों गृह प्रबंध पढ़ते हैं? तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सभी लोगों की नीड्स की फुलफिल हो, सभी की नीड्स को जो है पूरा कर सकें, इसलिए हम गृह प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं। पारिवारिक आय को उचित प्रकार से खर्च करना, मतलब आय व्यय का संतुलन। परिवार तो तभी चलेगा ना जब उसमें इनकम आएगी, जब उसमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो आय और व्यय का संतुलन जो है वो आपके गृह व्यवस्था का उद्देश्य है कि किस तरीके से आप अपनी आय को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने व्यय को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं और घर में बचत कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाना, आपके घर के माहौल को स्वच्छ बनाना, साफ बनाना, अच्छा बनाना, संतुष्टि हो प्रत्येक परिवार के सदस्य को, यही गृह प्रबंध का आपके एकमात्र या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा घर के विभिन्न कार्यों में कुशलता, आपके पास कुशलता होनी चाहिए, आप कार्य कुशल होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने गृह कार्यों को कर सकते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने समय को, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। तो हमें हर विभिन्न कार्यों में क्या होना चाहिए? घर के विभिन्न कार्यों में कुशलता होनी चाहिए गृहिणी के पास। इसके अलावा भी और कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, अगर आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल लिखिए, लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य तो आपके परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, पारिवारिक आय को उचित प्रकार से आप खर्च करें, मतलब आप आय व्यय का संतुलन बना के रखें, पारिवारिक वातावरण को आप अच्छा बनाएं, इसके अलावा घर के विभिन्न कार्यों में कुशलता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ स्टूडेंट। आगे है आपके गृह प्रबंध के सिद्धांत। गृह प्रबंध के आपके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे घर में सुंदरता लाना, सुंदरता लाना आपके गृह प्रबंध का सिद्धांत है। ब्यूटी को एक्सप्रेस करना, ब्यूटी को मेंटेन करना, सुंदरता लाना क्या है? गृह व्यवस्था का एक सिद्धांत है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेसिवनेस, हर व्यक्ति अपने विचारों को रख सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, तो वो भी आपके गृह प्रबंध के अंदर एक सिद्धांत है। इसके अलावा व्यावहारिकता मतलब फंक्शनलिज्म हो, क्रियात्मकता हो, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका क्रियात्मक हो, उसमें फंक्शन हो। गृह प्रबंध के अंदर जो भी आप सजावट कर रहे हैं या अपने घर को आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए? आपके व्यावहारिकता होनी चाहिए। इसके अलावा विविधता, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है, आप समझते हैं कि भिन्न भिन्न चीजों को आप यूज करके भी अपने घर में क्या ला रहे हैं? डाइवर्सिटी मेंटेन कर रहे हैं, यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आपके गृह प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपके मौलिकता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए। मितव्ययता मतलब आप जो भी आपके पास आय है, जो भी आपके पास साधन है, उसका आप प्रयोग करके अपने घर को सुसज्जित करते हैं, घर के लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास साधन नहीं है, आय नहीं है, लेकिन आप अपने घर को सुंदर बनाने में, सजाने के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं या आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो आपके पास अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। गृह प्रबंध का अर्थ ही होता है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारी आय है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसी का प्रयोग करके क्या लाएं? सुंदरता लाएं, प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्तता हो हमारे परिवार में, हमारे गृह प्रबंध के अंदर, व्यवहारिक हो हमारा जो है प्रबंध, इसके अलावा विविधता हो, मौलिकता हो, मितव्ययता हो। ये गृह प्रबंध के आपके मुख्य सिद्धांत हैं। क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट? यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ है स्टूडेंट्स गृह प्रबंध की प्रक्रिया। अब हम स्टेप्स के ऊपर आ गए हैं। हमने गृह प्रबंध का अर्थ समझा, उसकी परिभाषाएं समझी, उद्देश्य के बारे में जाना, गृह प्रबंध के क्या क्या सिद्धांत है इसको आपने समझा। अब आप समझेंगे गृह प्रबंध की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब है यहाँ पे प्रोसेस, या आप बोल सकते हैं स्टेप्स। होम मैनेजमेंट जब हम करते हैं, जब कभी भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में मेन आपके 3 प्रोसेस आते हैं स्टूडेंट, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। और गृह प्रबंध की ये जो 3 आपकी स्टेप थ्योरी है, 3 स्टेप थ्योरी है, ये जॉन डीवी ने दी है। उन्होंने गृह प्रबंध के आपके मुख्य 3 चरण माने हैं। क्या माना है? पहला है आयोजन, फिर है नियंत्रण और फिर है आपके मूल्यांकन। आयोजन, नियंत्रण एंड मूल्यांकन। लेकिन गृह प्रबंध के आपके हम लोग मेन 4 चरण के बारे में पढ़ते हैं। आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। आयोजन का मतलब होता है आपके प्लानिंग,
प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। कब योजना बनानी है, कहाँ योजना बनानी है, कैसे बनानी है, क्या करना है, किस लिए करना है, यह सब सोचना आपके क्या है, प्लानिंग है। समस्या को आप परिभाषित कीजिए, विकल्पों को ढूंढिए, विकल्पों पर विचार कीजिए, संभावित विकल्प को ढूंढिए, निकालिए, हल का चयन कीजिए और फिर जो भी परिणाम हो, जो भी उत्तरदायित्व हो, उसको आप स्वीकार कीजिए। यही तो ग्रॉस कैंडल बोलते हैं। आपसे हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन कि मैनेजमेंट की 3 स्टेप थ्योरी किसने दी है। होम मैनेजमेंट की 3 स्टेप थ्योरी मतलब होम मैनेजमेंट के 3 चरण किसके द्वारा बताए गए हैं, तो जॉन डीवी ने बताए हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि आयोजन गृह विज्ञान का चरण है, गृह प्रबंध का चरण है, इसके अलावा नियंत्रण है और मूल्यांकन है। अब हम एक एक स्टेप को अलग अलग समझ लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आयोजन की। तो आयोजन करना क्या होता है, प्लानिंग करना। आपको बर्थडे प्लान करना है तो आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कितना खर्च करेंगे, किसको बुलाएंगे, ये सब क्या है, प्लानिंग है। आप एक योजना बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके अलावा फिर आप क्या करते हैं, संगठन करते हैं। संगठन मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आपने बर्थडे को ऑर्गेनाइज कर दिया, अपने जो लक्ष्य थे उसको आपने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। फिर हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग करना मतलब निरीक्षण करना, देखना कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो जिस प्रकार से हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग हम 2 प्रकार से करते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होती है आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं हम, और एक आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। शॉर्ट मतलब और लॉन्ग मतलब कुछ आयोजना या कुछ योजना हमारी जो होती हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं। जैसे घर का निर्माण करना है, उच्च शिक्षा को पाना है, शादी करनी है, ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं जो आप डेली रूटीन लाइफ में अपने कुछ ना कुछ प्लानिंग करते ही रहते हैं। जैसे आज मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। संगठन, संगठन मतलब होता है आपने अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। लक्ष्य तक आप पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी आपको क्या देखना है, अभी भी आपको नियंत्रण लाना है। नियंत्रण से मतलब होता है नियंत्रण की आपके कंट्रोलिंग की 3 फेजेस होती हैं। 3 फेजेस मतलब 3 चरण और होते हैं इसके अंदर। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टिंग। एनर्जाइज करना, चेक करना और समायोजन करना। आपको लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारी जो प्लानिंग हमने बनाई थी वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बजट मैंने सोचा था उससे ज्यादा ऊपर जा रहा है, और अगर जा रहा है तो आप उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना। ठीक है, कंट्रोलिंग के आपके 3 और चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपके अभी लैब असिस्टेंट में पूछा गया था कि फेजेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। तो एनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टिंग, दीज आर द फेजेस ऑफ कंट्रोलिंग। समझ में आ गया आपको, सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने योजना बना ली, हमने संगठन कर लिया, अपने प्लान को जो है हम लक्ष्य तक वहां पर उसको पहुंचा गए, ले गए। फिर हमने चेकिंग भी कर लिया, हम एडजस्ट भी कर चुके हैं, निरीक्षण भी कर चुके हैं। देन आपके आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन आपके सबसे अंतिम जो है वो स्टेप होता है गृह प्रबंध की। यहाँ हम जब भी प्रबंधन की बात करते हैं तो मूल्यांकन आपके सबसे अंतिम स्टेप होता है, जहां पर आप ओवरऑल इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब एकदम पूरी की पूरी प्रक्रिया का आप इवैल्यूएशन करते हैं, या आप डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं। डिटेल मतलब एक एक चीज बारीकी से जो है आप मूल्यांकन करते हैं, या आप फॉर्मल मूल्यांकन करते हैं। मतलब एकदम फॉर्मल होकर एकदम औपचारिक रूप से आप मूल्यांकन करते हैं, या आप सरसरी रूप से एकदम मतलब ऊपर ऊपर देख लेते हैं, सरसरी निगाह से आपने मूल्यांकन कर लिया, और या फिर आप जो है एकदम डिटेल्ड, एकदम स्पेसिफिक मूल्यांकन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है बेसिकली स्टूडेंट 3 तरीके का होता है। बेसिकली 3 तरीके का होता है। कौन कौन से होते हैं वो 3 तरीके? एक तो होता है जनरल। जनरल मतलब सामान्य, सामान्य रूप से जो है आपने मूल्यांकन करा, सरसरी नजर से आपने देख लिया कि हाँ हमने जो भी सोचा था, जैसा सोचा था वैसा ही हमने पाया है या नहीं पाया है, जनरल। एक होता है आपके स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है आपने डिटेल्ड एकदम एक एक स्टेप को आपने बारीकी से देखा कि हमने बर्थडे प्लान करना था तो हमने कितना जो है बर्थडे को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाया, या कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। एकदम एक एक स्टेप को आपने डिटेल्ड स्टडी किया, डिटेल देखा। और एक होता है आपके मेन पॉइंट्स, मेन इवैल्यूएशन, मतलब आपने मेन चीजों पर ही ध्यान दिया, बाकी आप स्पेसिफिक ज्यादा डिटेल्ड में नहीं गए। इसके अलावा आपने पढ़े होंगे ओवरऑल इवैल्यूएशन, डिटेल इवैल्यूएशन, औपचारिक इवैल्यूएशन, अनौपचारिक इवैल्यूएशन, निरपेक्ष, सापेक्ष, सभी कुछ का मतलब वही होता है। जहां आप
एकदम फॉर्मल होके, औपचारिक होके मूल्यांकन कर रहे हैं अपनी पूरी क्रियाविधि का, तो वो औपचारिक मूल्यांकन हो गया। जहां आप ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखा रहे, एकदम घुस नहीं रहे हैं, एक डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो वो निरौपचारिक हो गया, इनफॉर्मल हो गया। आप इस चीज को समझते भी हैं, इसके ऊपर ज्यादा और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो गृह व्यवस्था के आपके हमने प्रबंध पढ़ लिए, या आप इसको बोलेंगे गृह प्रबंधन के चरण। गृह प्रबंधन के आपके मुख्यतः 4 चरण होते हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऑर्गेनाइज करने को भी आता है, आगे पीछे लिख देते हैं, आपको उसको सही करके लिखना होता है। अगर जॉन डीवी के अकॉर्डिंग पूछे तो जॉन डीवी ने आपके 3 स्टेप थ्योरी दी है, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? आपके आयोजन आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा और मूल्यांकन आ जाएगा। जॉन डीवी ने 3 स्टेप थ्योरी ये दी है। चलिए अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना किसी को भी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व। गृह प्रबंध को, गृह व्यवस्था को 3 तत्व निर्धारित करते हैं स्टूडेंट्स। 3 तत्व प्रेरक होते हैं। आप इसको होम मैनेजमेंट के फैक्टर्स बोल सकते हैं या डिटरमाइनर्स बोल सकते हैं। जो होम मैनेजमेंट की प्रोसेस को डिटरमाइन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, गृह प्रबंध की प्रक्रिया मुख्य 3 तत्वों से आपके प्रभावित होती है। वो 3 तत्व आपके होते हैं, लिखा है यहाँ पर देखिए, डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। जो आपकी मैनेजमेंट की प्रक्रिया को डिसाइड करे, निर्धारित करे, वह तत्व आपके कौन से होते हैं? तो वह वैल्यू होती है, मतलब मूल्य। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं। गोल्स होते हैं, गोल्स मतलब आपके लक्ष्य होते हैं, और आपके इसके अलावा क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसे आप प्रतिमान या स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिमान या स्तर। तो गृह प्रबंध जो प्रक्रिया है उसके मुख्यतः 3 निर्धारक तत्व होते हैं: मूल्य, लक्ष्य और स्तर। जिसमें मूल्य जो होते हैं वो आपके बिल्कुल सेंटर में होते हैं। वेरी गुड, सब लोग मेरे साथ बताते चलिए, कमेंट बॉक्स में अपने भी व्यूज आप लिखते चलिए और अपना इवैल्यूएशन भी करते चलिए, रिवीजन भी करते चलिए कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो वैल्यूज क्या होती हैं? मूल्य क्या होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग मूल्य होते हैं। मूल्य आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मूल्य आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चोरी करना उसके मूल्य लगता है, जबकि किसी को ईमानदारी, सच बोलना उसका मूल्य लगता है। ठीक है, किसी को जो है आपके झूठ बोलना उसको जो है लगता है कि वो उसका मूल्य है, किसी को सच बोलना ही मूल्य लगता है। तो मूल्य जो है प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मूल्य आपके पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकते हैं, मूल्य आपके ऐच्छिक हो सकते हैं, मूल्य समय के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन मूल्य हमेशा गृह प्रबंधक की जो प्रक्रिया होती है, जो निर्धारक तत्व होते हैं, उसमें बीच में होते हैं, मतलब मेन होते हैं। मूल्यों से ही लक्ष्यों का और प्रतिमान आपके निर्धारित होते हैं। मूल्य से ही आपके लक्ष्य और स्तरों का क्या कह सकते हैं आप? निर्धारित होते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि ये मूल्य के सहायक तत्व हैं। लक्ष्य और स्तर जो हैं मूल्य की उत्पत्ति में सहायक तत्व होते हैं। जैसे आपके मूल्य होंगे, जैसे आपकी वैल्यूज होंगी, वैसे ही आपके लक्ष्य होंगे और वैसे ही आपके जीवन जीने का स्तर होगा। इतनी बात समझ में आया? तो मूल्य, लक्ष्य, स्तर क्या होते हैं? ये तीनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसमें सबसे मुख्य हमारे मूल्य होते हैं। हमारे मूल्यों से ही हमारे लक्ष्यों का, हमारे स्तर का पता चलता है। अर्थात हमारे लक्ष्यों को, हमारे स्तर को हमारे मूल्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, मूल्य आपके कैसे हो सकते हैं? मूल्य आपके मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाले होते हैं। मूल्य मानव व्यवहार में पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक हो सकते हैं। हर व्यक्ति के मूल्य अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन जीने की फिलॉसफी अलग है। आपके अनुसार कुछ और है, मेरे अनुसार कुछ और है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को रटना उनका मूल्य है कि वो रटते हैं हर चीज को, लेकिन जैसे मेरा रटना मूल्य नहीं है, मैं किसी चीज को समझती हूं। तो हर व्यक्ति के अपने अपने मूल्य हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के अपने अपने मूल्य होते हैं। मूल्य आपके ऐच्छिक होते हैं, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं। मूल्य आपके बदल सकते हैं, समय के साथ आपके परिस्थिति के साथ बदले जा सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बदलते। आज किसी व्यक्ति को झूठ बोलना उसका मूल्य है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले ही पल सच बोलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। समय, परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते भी हैं और लक्ष्य और स्तरों का निर्धारण हमारे मूल्यों से ही होता है। गृह प्रबंध की अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेरक तत्व कौन से हैं, तो वो मूल्य, लक्ष्य और स्तर है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपसे इसका अगर पूछ ले कि ये तीनों कौन सी शेप बनाते हैं, हालांकि कभी मैंने नहीं देखा ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप बता देंगे कि ट्रायंगल शेप बनती है। त्रिकोण जो है इस शेप का निर्माण होता है, जिसमें मेन सेंटर पॉइंट पे कौन होते हैं? आपके मूल्य होते हैं, फिर आपके लक्ष्य होते हैं, फिर गोल्स जिसे आप बोलते हैं, और फिर आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स आपके मूल्यों की। टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए,
मूल्यों के प्रकार। मूल्य बेसिकली स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः मूल्य दो प्रकार के होते हैं। आपको कई सारे प्रकार पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मैकी के अनुसार पोज है, इसके अलावा पार्कर है, एक पार्कर महोदय हैं जिन्होंने कई सारे मूल्यों की बात करी है, जिसमें वो धन, प्रेम, आराम, सुख, कला, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, तकनीक, संतोष, कार्यकुशलता आदि की बात करते हैं। इसके अलावा वो जो है क्रियात्मक, कल्पनात्मक में भी बात करते हैं। कौन? पार्कर आपके। लेकिन मुख्यतः मूल्य जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। एक होते हैं आपके आंतरिक मूल्य और एक होते हैं आपके बाह्य मूल्य। आंतरिक मूल्य को आप इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं और बाह्य मूल्य को आप एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। जैसे बुद्धि आपकी आंतरिक मूल्य है, सुंदरता आपकी ब्यूटी आपका आंतरिक मूल्य है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे लास्ट ईयर टीजीटी में कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। सुंदरता हमारे अंदर से है, बुद्धि हमारे अंदर है, हमारा ज्ञान हमारे अंदर है, हमारी कुशलता हमारे अंदर है, तो ये मेरे आंतरिक मूल्य है। और दूसरे होते हैं आपके बाह्य मूल्य, इसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज भी बोलते हैं, साधनात्मक मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। किसको बोलते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू? एक्सट्रिंसिक वैल्यू को। साधन मूल्य या साधनात्मक मूल्य बोल सकते हैं आप, प्रमाणिक मूल्य बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज भी बोल सकते हैं। यह वह मूल्य होते हैं स्टूडेंट जो किसी माध्यम द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसी माध्यम के द्वारा आपको जो है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो वो बाह्य मूल्य हो गए। ऑब्वियसली जो हमें बाहर से प्रभावित कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई साधन है जो हमारे मूल्यों की पूर्ति कर रहा है, लेकिन अंदर से जो हमारे आते हैं, जैसे हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, हमारा कौशल है, हमारी सुंदरता है, ये अंदर से आती है। इंटेलिजेंस, ब्यूटी आपके इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझ में आया आपको इतनी चीज? तो वैल्यूज जो हैं, जो मूल्य जो हैं, वो आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मूल्य एवं बाह्य मूल्य। इसके अलावा किस किसने कौन कौन सी बात करी है, तो हम पार्कर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। पार्कर ने आपके कई सारे मूल्य दिए हैं। नंबर कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि किसी की बुक में 11 है, किसी की बुक में 10 है, किसी की बुक में 12 है, तो कभी भी नंबर नहीं पूछते कि टोटल नंबर ऑफ कितना है। मेरी बुक में तो 12 दिए हुए हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से मूल्य पार्कर ने दिए हैं, तो बस आपको याद करना है, मेरे साथ सब बोलेंगे। प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, तकनीकी, संतोष, कार्यकुशलता। इसको याद करने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पार्कर ने कभी भी नेगेटिविटी की बात नहीं करी है, मतलब जलन, ईर्ष्या, ऐसे शब्द उन्होंने यूज ही नहीं करे हैं। कहीं करे हैं आपने? इतने 11-12 अभी तक मूल्यों को पढ़ा, आपने कहीं भी जलन, धोखा, ईर्ष्या, झूठ, छल, कपट ऐसे शब्दों को पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अगर मान लो कहीं पर बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल पार्कर के अनुसार बताइए, तो उसमें लिखा हो प्रेम, जलन, धोखा, आराम, तो आप समझ पाएंगे कि जलन, धोखा की तो बात ही नहीं करी है पार्कर ने। पार्कर ने तो हमेशा अच्छे अच्छे पॉजिटिव मूल्य दिए हैं, जैसे प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, तकनीकी, कार्य, संतोष, कार्यकुशलता, इसकी बात करी है उन्होंने। तो इस तरीके से आप पार्कर के मूल्यों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा पार्कर ने 2 और प्रकार दिए हैं आपके मूल्य के, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। क्रियात्मक और कल्पनात्मक, ठीक है, ये आप लिख लेंगे, कल्पनात्मक। ये 2 प्रकार और दिए हैं पार्कर ने, सबने लिख भी रखा होगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यों में आपके अर्बन ने इसको जो है अर्बन ने जो है आपके आंतरिक और बाह्य मूल्यों में मूल्यों को डिवाइड किया है। अर्बन के अकॉर्डिंग है आपके मूल्य बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक मूल्य होते हैं, कुछ आपके बाह्य मूल्य होते हैं। जो आपको बाहर से प्रभावित करें, वह साधन जो आपको बाहर से मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावित करें, वो आपके बाह्य मूल्य होते हैं, जबकि बुद्धि, सुंदरता, ज्ञान, कुशलता, ये सब हमारे क्या है? आंतरिक मूल्यों में आते हैं। तो हमने पार्कर की बात कर ली, अर्बन की बात कर ली। इसके अलावा एक मैकी का आता है, मैकी का। हालांकि कभी ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर देखा नहीं, लेकिन अगर आ सकता है। इन्होंने पोज दिया है, पोज। मैकी का क्या है? पोज है। पोज का मतलब पी से है आपके प्लानिंग, पी से क्या है आपके प्लानिंग अर्थात योजना। ओ से है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्धता, ठीक। एस से मतलब है आपके स्किल, कौशल, और ई से मतलब है यहाँ पे एफिशिएंसी अर्थात क्षमता। तो आपके आयोजन, इसके अलावा आपके होता है क्रमबद्धता, कौशल और क्षमता, प्लानिंग, ऑर्डर, स्किल, और आपके लास्ट है एफिशिएंसी। इसको किसने बताया है? इसको आपके मैकी ने बताया है। मैकी के अनुसार ये 4 मूल्यों की बात वो करते हैं, और ये सबकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा सबको, ठीक है।
इसके अलावा एक पीएस नायडू है, पीएस नायडू ने आपके 6 मूल्य बताए हैं। कितने मूल्य बताए हैं? 6 मूल्य बताए हैं। कौन कौन से 6 मूल्य बताए हैं पीएस नायडू ने? आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक। उसमें जो शुरू के 4 हैं उसको वह बाह्य मूल्य बोलते हैं, मतलब साधनात्मक मूल्य बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मूल्य बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू आर ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज मतलब साधनात्मक, प्रमाणित या बाह्य मूल्य। तो जो शुरू के 4 हैं, पीएस नायडू ने आपके 6 मूल्य बताए हैं, उसमें जो स्टार्टिंग के 4 हैं कौन कौन से? आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और दार्शनिक। देखिए ये चारों बाह्य मूल्य हैं। आप आर्थिक की कहाँ से आती है? अंदर से आती है, बाहर से आता है? इकोनॉमी बाहर से आती है, समाज बाहर का है। शारीरिक आपको बाहर से कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है। और दार्शनिक आप किसी की फिलॉसफी से कभी कभी फिलॉसफी से, आप किसी के दर्शन से बाहर से प्रभावित होते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी से बाहर से प्रभावित होते हैं, तो ये 4 मूल्य जो शुरू के हैं उसे उन्होंने साधनात्मक मूल्य मतलब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बताया है। और जो 2 मूल्य बचते हैं 5वां और 6ठा नंबर का, वो है आपके उन्होंने दिया है आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक, मतलब आपके अंदर का इंटेलेक्चुअल एंड आपके साइकोलॉजिकल, इन दोनों को उन्होंने क्या माना है? इन दोनों को उन्होंने आंतरिक मूल्य माना है, मतलब आपके इंट्रिंसिक वैल्यू माना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इतने प्रकार से आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? मूल्यों का वर्गीकरण, या आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज। क्लियर है स्टूडेंट? कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, या आपकी बुक में ना हो, या आपको रिवाइज ना हुआ हो, सब कुछ आपको रिवाइज हो गया होगा मूल्यों से संबंधित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गृह प्रबंध की प्रक्रिया के 3 प्रेरक तत्व होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं मूल्य। हमने मूल्यों की बात कर ली कि कितने प्रकार के मूल्य होते हैं, कौन कौन से मूल्य होते हैं, मूल्यों का वर्गीकरण। अब आप पढ़ेंगे लक्ष्य के बारे में। तो लक्ष्य देखिए, गोल्स जिसे आप बोलते हैं गोल्स मतलब होते हैं लक्ष्य। तो जब स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर मेंबर्स इन्वॉल्व, मतलब कितने लोग हमारे जो है गोल्स बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अर्थात एक आपके व्यक्तिगत आपके लक्ष्य होते हैं, एक आपके सामूहिक लक्ष्य होते हैं, इंडिविजुअल गोल होते हैं, कुछ आपके समूह के लक्ष्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन प्राप्त करना, टीजीटी में टीचर बनना आपका आंतरिक न कह करके आपका व्यक्तिगत लक्ष्य है, यह आपका इंडिविजुअल लक्ष्य है। वही आपके पूरे परिवार का लक्ष्य क्या हो सकता है? मकान बनाना, बच्चे की शादी करना, ये क्या है? पूरे परिवार का लक्ष्य है। तो मेंबर जहां पे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कितने लोगों की संख्या के अनुसार जब हम लक्ष्यों को डिवाइड करते हैं, तो इंडिविजुअल लक्ष्य होते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं और आपके सामूहिक लक्ष्य होते हैं। क्लियर हो गया? वहीं जब हम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के आधार पर, मतलब समय के आधार पर, समय योजना के आधार पर जब हम अपने लक्ष्यों को वर्गीकृत करते हैं, तो आपके मीन एंड इंटरमीडियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आप इंटरमीडियट मीन टर्म छोड़ो, सिर्फ आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल याद करो। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो हमारे कम समय में पूरे हो जाते हैं, मतलब कम समय के लिए हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे टीजीटी में पास होना आपका कोई बहुत लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, आपका ये 1 साल का या 1.5 साल का आपका लक्ष्य है कि भाई आपको अपनी पढ़ाई करनी है और आपको टीजीटी क्रैक करना है। वहीं मकान बनाना, ठीक है, या आपके बच्चों को आपको हायर एजुकेशन दिलवानी है कि उसको अब्रॉड भेजना है या कहीं बाहर भेजना है, कुछ भी फॉर एग्जांपल हम बस ले रहे हैं, वो आपका क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जो जिसको पूरा होने में काफी समय का यूज होता है। तो जब आप समय के आधार पर वर्गीकरण करते हैं लक्ष्यों का, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। और वहीं जब आप लोगों की संख्या के अनुसार अपने लक्ष्यों का वर्गीकरण करते हैं, तो वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत लक्ष्य और आपके सामूहिक लक्ष्य। तो ये बात हो गई आपके लक्ष्यों की। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी इशू है तो वो बता सकता है। बिल्कुल आप अपने उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसमें लिख सकते। हाँ, मीन एंड गोल और इंटरमीडिएट गोल भी, मीन एंड गोल को आप बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब घर को साफ करना आपने एक लक्ष्य बना लिया कि आज तो मैं पूरे घर की सफाई करके ही रहूंगी, तो वो क्या हो गया? वो आपके मीन एंड गोल हो गया, जो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए आपने बनाया, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट गोल हो सकते हैं कि भाई इस महीने तो मुझे ये काम करना ही करना है, आपने एक पर्टिकुलर महीने का कितने का आपने लक्ष्य बना लिया।
लेकिन शॉर्ट टर्म गोल होते हैं जैसे कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया आपको टीजीटी पास करना है, आपका 1 साल का एक लक्ष्य है कि भाई इतने 6 महीने मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद मुझे जो है अपना एग्जाम देना है। और एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल जिसमें आपको काफी समय लगता है उन लक्ष्यों का पूरा होने में, काफी समय का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरे स्तर की तरफ चले। तीसरा स्तर है आपके स्टैंडर्ड। जो तीसरा निर्धारक तत्व है वो है आपके स्तर, प्रतिमान, इसे आप बोलते हैं स्टैंडर्ड। ग्रॉस एंड क्रेंडल ने स्टैंडर्ड को आपके मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, आप इसको ना पढ़ें, आप कन्वेंशनल और फ्लेक्सिबल पढ़ें। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत स्तर और फ्लेक्सिबल मतलब नमनीय स्तर या परिवर्तनशील स्तर। उन्होंने बताया है कि स्तर 2 प्रकार के होते हैं, सबने पढ़ा होगा। परंपरागत स्तर में, नमनीय स्तर में स्तर को किसने विभाजित किया है? तो ग्रॉस एंड क्रेंडल ने किया है। किसने किया है? ग्रॉस एंड क्रेंडल ने किया है। कन्वेंशनल एंड फ्लेक्सिबल। परंपरागत स्तर वह स्तर होते हैं जो आपके रूढ़िवादिता होती है जिसमें, और जो आसानी से बदले नहीं जा सकते। जबकि फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, स्तर कौन से होते हैं? जो नमनीय हैं, जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, जिन्हें आप बदल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल स्तर या आपके नमनीय स्तर के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व आपको क्लियर हो गए। गृह प्रबंध के 3 तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और प्रतिमान। जिसमें मूल्यों का वर्गीकरण हमने कई प्रकार से पढ़ा। मूल्यों को कई प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं, मेन 2 प्रकार से करते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य। क्लियर? इसके अलावा आपने मैकी का पोस्ट पढ़ा, अर्बन के अकॉर्डिंग आपने ये 2 पढ़ लिए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। पार्कर के अकॉर्डिंग आपने 10-11 पढ़े। फिर आपने पार्कर का क्रियात्मक कल्पनात्मक जाना। फिर आपने किसका जाना? PS नायडू के 6 जाने, जिसमें उन्होंने शुरू के जो 4 हैं वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बताई हैं और लास्ट के 2 को उन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू माना है। क्लियर? अब बात करते हैं लक्ष्यों की। तो अगर जहां पे मेंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 2 प्रकार के लक्ष्य हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक लक्ष्य। और जहां समय की बात कर लेते हैं तो वहां आप शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, मीन एंड गोल्स। मीन एंड गोल्स बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स थोड़े समय के लिए होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा आपने स्टैंडर्ड की बात करी, स्तर की बात करी। तो स्तरों को मुख्यतः 2 भाग में विभाजित किया गया है। स्तर होते क्या है? जो हमारे जीवन जीने के तरीके को बताते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं ना, अरे यार वो तो बहुत स्टैंडिंग लाइफ जीता है, बहुत स्टैंडर्ड है यार, उनका तो समाज में बहुत स्टैंडर्ड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके लक्ष्य वैसे हैं, उनका मूल्य वैसा है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनका स्तर भी समाज में ऊंचा है, तो उसको हम बोलते हैं स्तर। वे ऑफ लिविंग, आपके रहने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको हम स्तर बोलते हैं। क्लियर? इसको ग्रॉस एंड क्रेंडल ने 2 भागों में विभाजित किया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल मतलब आपके परंपरागत स्तर होते हैं, और दूसरा है आपके फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आपके क्या? नमनीय या परिवर्तनशील। तो यहां पर गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व भी खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे निर्णय की, डिसीजन मेकिंग की। भाई डिसीजन मेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप कोई भी मैनेजमेंट करिए, मैनेजमेंट की किसी भी स्टेप को आप फॉलो कीजिए, चाहे आप प्लानिंग करिए, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन करिए, चाहे आप कंट्रोलिंग करिए, चाहे आप इवैल्यूएशन करिए, मूल्यांकन करिए, डिसीजन मेकिंग तो हर एक स्टेप को प्रभावित करता है। निर्णय तो हमारे जीवन को प्रभावित करते ही करते हैं। हम प्रत्येक क्षण पे निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसीलिए डिसीजन मेकिंग को क्या बोला जाता है? हार्ट बोला जाता है, हृदय बोला जाता है। और ये किसने बोला है? ये ग्रॉस एंड क्रेंडल ने बोला है। क्या बोला है? कि निर्णय प्रक्रिया आपके गृह व्यवस्था का हृदय है, सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनते हैं। एंड क्रक्स है, क्रक्स। क्या है? क्रक्स है, CRUX, दैट इज क्रक्स। डिसीजन मेकिंग आपके मैनेजमेंट के प्रोसेस का, होम मैनेजमेंट की प्रोसेस का सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है, यह हृदय है। इसका अर्थ होता है निर्णय का, डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है काट देने वाला। काट देने वाले से मतलब है अर्थात इससे बढ़कर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज आपके, दूसरा कोई विकल्प इसके टक्कर का है ही नहीं। इसलिए निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ काट देने से लगाया जाता है। इसे होम मैनेजमेंट का हृदय, हार्ट बोला है ग्रॉस कैंडल ने। और निर्णय गृह व्यवस्था के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक स्टेप में लिया ही जाता है, सेंटर पॉइंट है। इसे आत्मा भी कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया को। तो लिखते जाइए पॉइंट्स। आपने क्या क्या पढ़ लिया? निर्णय प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ है काट देने से। काट देने से मतलब इससे, इसको टक्कर देने वाली
कोई और दूसरी चीज है ही नहीं। दूसरी लिखिए आप, इसका अर्थ है, इसको हार्ट बोला है किसने, तो ग्रॉस एंड क्रेंडल ने इसको हार्ट बोला है। तीसरी चीज लिखिए, ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। क्या है, सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है गर्भ अवस्था का। चौथी चीज लिखिए, इसे आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। किसकी आत्मा कहा जाता है, ग्रह प्रबंध की आत्मा कहा जाता है। क्लियर हो गया, डिसीजन मेकिंग खत्म हो गया। अब डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टेप्स दिए हैं, डिसीजन मेकिंग लेने के कुछ स्टेप थ्योरी दी है, वो किसने क्या क्या दी है। तो जॉन डीवी ने 3 स्टेप थ्योरी दी है, हमेशा याद रखिएगा। निर्णय की भी 3 स्टेप थ्योरी इन्होंने दी है, और ग्रह प्रबंध के भी इन्होंने 3 ही चरण बताए हैं। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, इन्होंने 3 चरण बताए हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में जॉन डीवी ने जो 3 चरण दिए हैं वो है आपके समस्या क्या है। सबसे पहले तो समस्या क्या है, वेरी गुड। दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, ये विकल्प क्या है। आपके पास समस्या क्या है, तभी तो निर्णय लोगे। जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो कोई डिसीजन लोगे। रिसोर्सेस क्या है, ऑप्शंस क्या है आपके पास, विकल्प क्या है, और उत्तम विकल्प क्या है। क्या है इनका लास्ट, आपके उत्तम विकल्प का चयन। ठीक है, समझ में आ गया, उत्तम विकल्प का चयन। तो ये तीनों चीजें किसने बताई हैं आपके, ये तीनों चीजें आपके जॉन डीवी ने दिए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि डिसीजन मेकिंग के जो 3 चरण, 3 स्टेप थ्योरी या 3 स्टेप डिसीजन मेकिंग के किसने दिए हैं, तो जॉन डीवी ने दिए हैं। समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है। निकेल एंड डॉर्सी ने आपके 4 दिए हैं स्टूडेंट्स। निकेल एंड डॉर्सी ने 4 चरण दिए हैं, इसलिए मैंने उसको सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद रहे। इनकी ट्रिक है, मैंने बनाई है, सम खोज तुलना क्रिया। क्या है, सम खोज तुलना क्रिया, सम खोज तुलना और क्रिया। ये कहते हैं समस्या क्या है, समस्या क्या है। सबसे पहले हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी निर्णय क्रिया की बात आती है और आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है, तो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, समस्या क्या है। समस्या को परिभाषित कीजिए, समस्या की व्याख्या कीजिए हमेशा। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सबसे पहले यही आती है बात। तो ये भी यही बात कहते हैं, समस्या क्या है, खोज करो, तुलना करो और क्रियाविधि का चयन करो, क्रियाविधि का चयन करो। तो इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, सम खोज तुलना क्रिया, सम खोज तुलना क्रिया, सम खोज तुलना क्रिया। समस्या क्या है, खोज करो, विधि का मतलब जो भी खोज कर सकते हो रिसोर्सेस उसको खोज करो, फिर तुलना करो कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, एंड लास्ट में क्या करो, उस क्रियाविधि का चयन करो, उस क्रियाविधि का यूज करो। तो ये आपके किसने दिया है, निकेल एंड डॉर्सी ने दी है 4 स्टेप थ्योरी। वहीं ग्रॉस एंड क्रेंडल ने आपके 5 स्टेप थ्योरी दी है। ग्रॉस एंड क्रेंडल ने आपके 5 स्टेप थ्योरी दी है, जिसकी ट्रिक मैंने बनाई है इलासा, इलासा, दैट इज इलासा। आई से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहला आ जाता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब समस्या को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला आपके आता है निर्णय प्रक्रिया के चरणों में पहला चरण जो आपके ग्रॉस एंड क्रेंडल का दिया जाता है, और इन्हीं के चरणों को फॉलो किया जाता है। आपने अगर एक्सप्लेनेशन अपनी बुक में देखी हो कि निर्णय प्रक्रिया को आपको लगाने के लिए आए कि आप अरेंज करो, तो इन्हीं के प्रोसेस पूछे जाते हैं। उसकी ट्रिक मैंने बनाई है इलासा। तो पहला है आपके आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, या डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द सिचुएशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हिंदी में आप ऐसे बोलेंगे, समस्या को परिभाषित करना अर्थात समस्या को स्पष्ट करना। डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आई से हो गया। इलासा, एल से हो जाएगा लिस्ट डाउन द ऑल्टरनेटिव्स। लिस्ट डाउन द ऑल्टरनेटिव्स को आप हिंदी में बोलेंगे, या आप इसे इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं सीकिंग द ऑल्टरनेटिव्स, मतलब जो भी आपके पास वैकल्प है, विकल्प है, संभावित विकल्प है, उसको ढूंढना, उसको खोजना। संभावित विकल्पों को ढूंढना अर्थात संभावित विकल्पों को खोजना। सेकंड आपके स्टेप आता है, उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लिस्ट डाउन द ऑल्टरनेटिव्स या फिर सीकिंग द ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर। तीसरा आपके आता है ए से आप क्या होगा, एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स। अब आपने जो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, समस्या को परिभाषित किया, फिर जो भी आपके पास संभावित विकल्प थे उसको आपने ढूंढा, ढूंढा कि नहीं ढूंढा। अब तीसरा क्या होता है, विकल्पों में से है उन विकल्पों के बारे में सोचना। आपने आपके पास मान लीजिए 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों के बारे में आप क्या करेंगे, सोचेंगे। तो एनालाइज द ऑल्टरनेटिव, क्या करेंगे आप, एनालाइज द ऑल्टरनेटिव या थिंकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, या फिर थिंकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स। ऐसे हो गया। इसी प्रोसेस को जॉन डीवी ड्रामेटिक रिहर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक रिहर्सल, नाटकीय पूर्वाभ्यास। जॉन डीवी ने इसी चरण को बोला है। क्यों बोला है,
वो इसलिए बोलते हैं इसको नाटकीय अभ्यास कि भाई सबसे पहले आपने समस्या को परिभाषित किया, समस्या की व्याख्या की, फिर आपने क्या करा, जो भी विकल्प हैं आपने उनको ढूंढा, अब आप उनके ऊपर विचार कर रहे हो, मतलब आप एक रिहर्सल कर रहे हो, आपको पता है कौन सा बेस्ट है, आप उसी को चुनोगे। इसलिए उन्होंने इसको एनालाइज द ऑल्टरनेटिव्स या फिर थिंकिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स को उन्होंने, या आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आप विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचना। इसी स्टेप को जॉन डीवी ने ड्रामेटिक रिहर्सल बोला है। फोर्थ आता है आपके सिलेक्ट वन मतलब चूज करो। तो आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में आप बोलेंगे चौथे स्टेप को उचित विकल्प का चयन, उचित विकल्प का चयन, सिलेक्ट वन, आपने सिलेक्ट कर दिया। अब लास्ट होता है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी परिणाम होगा उसको आपको क्या करना होगा, स्वीकारना होगा। तो अंतिम और पांचवा चरण क्या होता है, आपके समस्या का निर्णय लेने से संबंधित जो आपने उत्तरदायित्व है उसको आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यही इसकी एक ट्रिक है जो कि है इलासा। फिर से मैं इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम या डिफाइन द सिचुएशन, डिफाइन द प्रॉब्लम। सेकंड वन इज लिस्ट डाउन द ऑल्टरनेटिव्स या एंड सीकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स। आप जो भी ऑल्टरनेटिव है, जो भी आपके पास समस्या है या जो भी आपके पास विकल्प है उसको आप क्या करेंगे, आप खोजेंगे, ढूंढेंगे। तीसरा है एनालाइज द ऑल्टरनेटिव। अब आप उनमें क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इसी स्टेप को ड्रामेटिक रिहर्सल बोलते हैं, जॉन डीवी। फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट वन, आप चूज कर लेंगे, कोई एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेंगे और लास्ट में जो भी परिणाम होगा वो आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ग्रॉस और क्रेंडल ने ये 5 आपके स्टेप दिए हैं निर्णय प्रक्रिया के। हिंदी वाले बच्चे सुनेंगे, सबसे पहला क्या होता है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की व्याख्या करना, कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। दूसरा स्टेप क्या होता है, विकल्पों को ढूंढना, विकल्पों को खोजना, जो भी आपके पास विकल्प है उसको ढूंढिए, खोजिए। तीसरा क्या होता है, तीसरी स्टेप क्या होती है, विकल्पों पर विचार करना, एनालाइज करना, विकल्पों का विचार करना। चौथा क्या होता है, अब जो उत्तम विकल्प है उसका चयन करो, उत्तम विकल्प का चयन करो। और लास्ट क्या होता है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी निर्णय आपने लिया है उसका सारा उत्तरदायित्व किसका होगा, आपका होगा, उसको आप एक्सेप्ट करो। समझ में आ गया। तो ये है आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया की थ्योरी, सबकी अलग अलग दी है और सबको हमने ट्रिक वाइज याद कर लिया। जॉन डीवी की 3 है, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प क्या है। आपके निकेल एंड डॉर्सी की 4 हो गया, कौन कौन से, सम, खोज, तुलना, क्रिया। समस्या क्या है, खोज करो, तुलना करो, क्रिया विधि का चयन करो। और ग्रॉस एंड क्रेंडल का क्या है, इलासा। यही देखिए, इसी को निर्णय लेने की प्रक्रिया के स्टेप्स माना गया है। हिंदी में भी आपको यही मिलेंगे, आइडेंटिफाई या डिफाइन द प्रॉब्लम, लिस्ट डाउन द ऑल्टरनेटिव्स या आपके सीकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव्स या सीकिंग द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, एनालाइज द ऑल्टरनेटिव, इसी को इन्होंने क्या बोला है, ड्रामेटिक रिहर्सल बोला है। क्या बोला है, ड्रामेटिक रिहर्सल। किसने बोला है ड्रामेटिक रिहर्सल, तो ड्रामेटिक रिहर्सल जो है आपके ये जॉन डीवी ने बोला है। सिलेक्ट वन सुटेबल ऑल्टरनेटिव, जो भी आपका सबसे उत्तम विकल्प है उसको आप चयन करो और एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट के, अरेंज करने को आएगा, आप अरेंज कर लेंगे, आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब होती है निर्णय लेने की प्रक्रिया में टाइप्स ऑफ डिसीजन, कितने प्रकार से डिसीजन और कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं। तो देखिए, आपके 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं, एक तो इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप डिसीजन होता है, मतलब व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। और दूसरा होता है आपके आदतन निर्णय और आपके इंटेलेक्चुअल निर्णय। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझेंगे जहां पर आपके पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन्वॉल्व, वही जहां व्यक्तियों की संख्या के अनुसार आपके 2 प्रकार के निर्णय होते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा आप याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत निर्णय और आपके सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय आपके सरल होते हैं, ठीक है, कम समय में लिए जा सकते हैं, इनकी गति बहुत तीव्र होती है इनमें, लेकिन एक ही केवल ये व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय है तो जैसे मैंने अपने लिए कोई निर्णय लिया तो इससे केवल मैं ही प्रभावित होंगी, लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि केवल और केवल एक आदमी जो है वो इसमें अपने आप को सेंटर पॉइंट बना करके निर्णय ले लेता है, इसलिए ये अच्छे नहीं माने जाते। जबकि ग्रुप डिसीजन, सामूहिक निर्णय आपके अच्छे माने जाते हैं। जटिल प्रक्रिया है, समय बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, इसकी गति भी बहुत धीमी होती है, लेकिन
अगर कोई बात है तो अगर अच्छा है तब भी पूरा समूह को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, पूरा समूह इससे प्रभावित होता है और पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सामूहिक निर्णय आपके अधिकतर अच्छे माने जाते हैं। घर के सभी सदस्य जो निर्णय लेते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, जबकि कोई एक पर्सन निर्णय लेता है तो वो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और वहीं जहां आपकी मेंटल प्रोसेस, आपका दिमाग जहां यूज होता है वहां आपके होते हैं हैबिचुअल डिसीजन। जैसे कॉफी बनाना आपका आदतन निर्णय है, अखबार पढ़ना आपका आदतन निर्णय है, अखबार न मिले आपकी आदत है, चाय पीना आपकी आदतन निर्णय है, पार्क में घूमना आपका आदतन निर्णय है। ठीक है, वो आप ना चाहते हुए भी आपका दिमाग वो निर्णय लेता ही लेता है, क्योंकि वो आपकी आदत पड़ चुकी है। और लास्ट होते हैं स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल मतलब आपके दर्शन, आपकी मतलब पूजा पाठ, आपकी आस्था से संबंधित कुछ निर्णय होते हैं, वो आपके अपने हैबिचुअल मेंटल प्रोसेस उस पर इन्वॉल्व होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। डिसीजन मेकिंग जो आप मुख्यतः पढ़ते हैं वो व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय पढ़ते हैं, जिसमें व्यक्तिगत निर्णय जो होते हैं वो आपके अच्छे नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि केवल और केवल एक व्यक्ति इसमें सेंटर होकर के निर्णय लेता है और ये जो होते हैं आपके केवल एक व्यक्ति को ही प्रभावित करते हैं, परंतु ये जल्दी ले लिए जाते हैं, समय कम लगता है, सरल प्रक्रिया है। वहीं ग्रुप डिसीजन आपके एक जटिल प्रक्रिया है, समय ज्यादा लगता है निर्णय को लेने में, परंतु ये अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये समस्त समूह को, पूरे ग्रुप को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। जहां हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग यूज होता है, तो उसमें आपके आते हैं हैबिचुअल निर्णय। चाय बनाना, कॉफी बनाना, अखबार पढ़ना, पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, पार्क में घूमने जाना, ये सब आपके आदतन निर्णय है, आप आदतन निर्णय ले रहे हो। ठीक है, और वहीं आपके कुछ होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग, मतलब आपकी आस्था, आपकी बौद्धिकता, आपकी आस्था से संबंधित है बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग। समझ में आ गया कितने प्रकार के निर्णय हम लेते हैं? अधिकतर क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल और ग्रुप से पूछे जाते हैं। ठीक, यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे है आपके संसाधन। हमने गृह प्रबंध का अर्थ पढ़ा, गृह प्रबंध की डेफिनेशंस पढ़ ली, फिर हमने उसके उद्देश्य पढ़े कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर हमने उसके सिद्धांत पढ़े, फिर हमने उसमें स्टेप्स पढ़े कि भाई हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम स्टेप्स तो लेते ही हैं। कौन कौन से स्टेप्स उसमें आए हमने उसको पढ़ा। अब हर एक स्टेप में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा। देखिए कहानी की तरह आप याद रखना, तब आपको ये याद रहेगा, एकदम कहानी की तरह, जैसे मैं आपको बताती चल रही हूँ। डिसीजन मेकिंग की बात हो गई, डिसीजन भाई कौन कौन से होते हैं, किसने किसने कौन कौन से डिसीजन दिए, हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया। हमने निर्धारक तत्व पढ़े कि हमारी गृह व्यवस्था को 3 तत्व निर्धारित करते हैं, मूल, लक्ष्य और प्रतिमान, उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम गृह प्रबंध की बात कर रहे हैं तो संसाधन भी तो होंगे। जहां हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को भी तो यूज करेंगे। रिसोर्सेज तो जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या करते हैं, रिसोर्सेज के उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहले आप बताइए। लक्ष्यों की पूर्ति करना। क्या होते हैं आपके उद्देश्य? लक्ष्यों की पूर्ति करना। आपके लक्ष्य, आपके गोल्स तक आपको कौन पहुंचाता है? आपके रिसोर्सेज पहुंचाते हैं। आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, हमेशा ध्यान रखना, जहां आवश्यकता है, जहां आपके नीड है, वहां आपके रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। आज आपको मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन आपकी आवश्यकता है और फोन आपका क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, लैपटॉप रिसोर्स है, टीवी रिसोर्स है, ये सब क्या है? आपके रिसोर्सेस हैं। तो जब आपकी बात होती है स्टूडेंट रिसोर्सेज की, तो गृह प्रबंध में लक्ष्यों को, मूल्यों को सफलतापूर्वक आपको प्राप्त करना है। सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, संतुष्टि की इच्छा के लिए और साधनों को खोजने के लिए, विकल्पों को खोजने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? संसाधन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है स्टूडेंट? संसाधन मुख्यतः आपके केवल और केवल स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन जब हम संसाधन का करते हैं, वर्गीकरण जब हम संसाधन का करते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था। कौन कौन से होते हैं? मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। कौन कौन से होते हैं? मानवीय संसाधन, अमानवीय। ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मनुष्य के अंदर है, ज्ञान, बुद्धि, कुशलता, ऊर्जा, ये सब, शक्ति और समय, इसको जो है, समय मनुष्य के अंदर नहीं है, लेकिन मनुष्य समय का उपयोग करता है। आपके 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में कितनी देर पढ़ते हैं स्टूडेंट, कितना मन लगा के पढ़ते हैं, कितनी बुद्धि, कितना ज्ञान, कितना कौशल आप प्रयोग करते हैं, यह आपके अपने रिसोर्सेस हैं, आपके खुद के संसाधन है। वहीं धन आपके क्या है? अमानवीय साधन है। मटेरियल गुड्स, असेट, कम्युनिटी सर्विस, जो भी पार्क है, झूला है, मेला है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज है, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके कम्युनिटी रिसोर्सेस हैं, ये सब आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। ये आपने नहीं बनाए, ये आपको बने बनाए मिले हैं। समझ में आ गया?
सबको पता है, जनरल हम रिवीजन ही कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं ग्रॉस कैंडल और निकेल डॉर्सी। हम ऐसे याद रखेंगे, वो समय को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। तो किसने, ग्रॉस और कैंडल ने आपके समय को कैसा साधन माना है और निकेल डॉर्सी ने कैसा साधन माना है? आप लोग कमेंट करिए, जब तक मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ। फटाफट सब लोग कमेंट करिए। हाँ जी, वेरी गुड। समय को ग्रॉस कैंडल ने आपके मानवीय साधन माना है, जबकि निकेल और डॉर्सी ने समय को आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, अमानवीय साधन माना है। मतलब वो कहते हैं ये साधन मानव का नहीं है, ये साधन अमानवीय साधन है। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से हर बारी पूछा जाता है स्टूडेंट, और अलग अलग तरीके से वो पूछते हैं, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस, अब ऐसे आप याद कर सकते हैं, निकेल में एन आता है, निकेल एंड डॉर्सी में, तो उन्होंने समय को नॉन ह्यूमन माना है। एन से आप याद कर सकते हैं, निकेल से एन, और नॉन ह्यूमन में भी एन आता है। बाकी तो आपको समझ में आता ही है कि वो समय को अमानवीय साधन मानते हैं। तो संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं। यही संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, आपको संतुष्टि प्रदान करते हैं, मितव्ययता लाते हैं, परिवार के लोगों को संतुष्ट करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या? संसाधन, जो कि मानवीय और अमानवीय है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और आते हैं, होम साइंस, हाँ सेमिनार करके है आपके, है ना, आपकी बुक में भी होगा। यस, होम साइंस इकोनॉमिक सेमिनार, HSES, है ना, ऐसे करके होम साइंस इकोनॉमिक सेमिनार ने भी आपके जो संसाधन है इनको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो? इंडिविजुअल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये आप कैसे याद रखोगे? जो भी मानवीय साधन है उन्हें, जो भी मानवीय साधन है उसको उन्होंने इंडिविजुअल साधन बोल दिया है, मतलब व्यक्तिगत साधन बोल दिया है। ऑब्वियसली मानवीय साधन एक व्यक्ति के अंदर ही तो होते हैं। जो भी अमानवीय साधन है उसको उन्होंने सोशल रिसोर्सेज बोल दिया है, मतलब सामाजिक साधन बोल दिया है। जो भी आपके अमानवीय साधन है, जैसे कि समाज में मिलने वाली आपको ये पार्क है, सुविधाएं हैं, जितनी भी हैं, ये सब सामाजिक साधन उन्होंने बोल दिए हैं। इसके अलावा एक उन्होंने टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात की है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बुक में है। तो एक होम साइंस इकोनॉमिक सेमिनार ने भी आपके 3 प्रकार के संसाधनों का वर्गीकरण किया है, इंडिविजुअल, सोशल और इकोनॉमिकल। ये आप टेक्नोलॉजिकल, ये आप याद रखेंगे। हालांकि संसाधन केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है, याद रखिएगा हमेशा। साधन 2 ही प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ग्रॉस कैंडल ने मानवीय साधन में समय को माना है, जबकि निकेल डॉर्सी ने समय को अमानवीय साधन, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बताया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब संसाधनों की विशेषताएं पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी संसाधन जो है आपके सीमित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, साधन आपके सीमित होते हैं। हर साधन की एक लिमिट है, वो क्वालिटी वाइज भी लिमिटेड है, क्वांटिटी वाइज भी लिमिटेड है। आपके पास आपकी बुद्धि लिमिट में है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी अनलिमिटेड बुद्धि है आपके पास, ऐसा तो नहीं है ना। एक ज्ञान, कौशल, कुशलता आपके अंदर लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड है आपके अंदर। और समय है, धन है, सब लिमिटेड है हर आदमी के पास। अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। तो साधन आपके सीमित होते हैं। क्लियर? साधन सदैव उपयोगी होते हैं। जितने भी साधन है, कोई भी साधन है, आप उसको बुरा नहीं बोल सकते। हर एक साधन आपका उपयोगी होता है। सभी साधन के बीच में आपके इंटर रिलेशन होता है, आपस में ये इंटर रिलेटेड होते हैं, अर्थात अंतः संबंधित होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? आप कमेंट करिए फटाफट से। एनी इशू? फिर से एक बार सुन लेंगे सब बच्चे, फिर से एक बार सुनेंगे। हमने सबसे पहले गृह प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांतों के बारे में जाना। फिर हमने क्या जाना, उसकी कौन कौन से, उसमें जब हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने उसमें उसके चरणों के बारे में जाना। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने उसके निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ा कि गृह व्यवस्था को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर करते हैं, हमने पढ़ा। फिर हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ा। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो हार्ट है, सेंटर पॉइंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस की हर एक स्टेप उससे प्रभावित होती है। हमने डिसीजन मेकिंग को जाना, टाइप्स ऑफ डिसीजन को जाना, इंडिविजुअल, ग्रुप, हैबिचुअल, आपके हमने नहीं, इंडिविजुअल, ग्रुप, हाँ, और हैबिचुअल, आदतन निर्णय के बारे में आपने जाना। फिर आपने संसाधनों को पढ़ा। जब परिवार की बात हो रही है, गृह व्यवस्था की बात हो रही है, तो संसाधन तो पढ़ेंगे ना आप, संसाधन पढ़ेंगे। तो संसाधन आपके कौन कौन से होते हैं? मानवीय होते हैं, अमानवीय होते हैं। क्लियर हो गया? हर एक साधन सीमित है, उपयोगी है, अंतः संबंधित है। साधनों के बारे में यहाँ पर बात खत्म होती है। कुछ और ऐसा है नहीं इसमें पढ़ने के लिए।
अब जब साधनों की बात हो गई है तो साधन यूज किस में होते हैं? परिवार में यूज होते हैं ना। हम गृह व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब परिवार की बात कर रहे हैं। बार बार हम परिवार का नाम ले रहे हैं तो पारिवारिक जीवन चक्र पढ़ेंगे। अब हम पारिवारिक जीवन चक्र की जहां बात आती है वहां बिगलो सर की बात आती है कि बिगलो ने पारिवारिक जीवन चक्र को 3 भागों में विभाजित करा है। ठीक है, ये जो अवस्थाएं हैं वो किसने दी हैं? बिगलो ने दी हैं। तो पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था जिसको आप प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं, मतलब सामंजस्य की अवस्था बोलते हैं, एडजस्टिंग पीरियड बोलते हैं या इंट्रोड्यूसिंग स्टेज बोलते हैं, जहां एक लड़का और एक लड़की की क्या होती है? शादी होती है और वो परिवार का क्या करते हैं? वो परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार को बनाते हैं। इसे प्रारंभिक अवस्था, समायोजन की अवस्था, स्थापत्य काल और सामंजस्य की अवस्था, जहां भी एडजस्टमेंट आ रहा है वो आपकी प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि भाई एक परिवार क्या हो रहा है? स्थापित हो रहा है। ठीक, इसमें आपके समय, धन और हाँ, अब 3 साधनों को हम लोग जो है खींच के बाहर निकाल लेते हैं, समय, धन और ऊर्जा, क्योंकि ये तीनों ऐसे साधन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हर एक परिवार के लिए। भाई समय, काम करने के लिए ऊर्जा, इसके अलावा आपके धन, उसको अलग अलग हमको पढ़ना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। संसाधन हम पढ़ चुके हैं, संसाधन यूज कहाँ होंगे? परिवार में होंगे। तो यहाँ पर जो है इन तीनों ही की आवश्यकता आपको कम पड़ती है। लेकिन जैसे ही परिवार आपका बड़ा होता है तो दूसरी स्टेज आ जाती है विस्तृत अवस्था। इस अवस्था को सबसे बड़ी अवस्था कहा जाता है, सबसे लंबी अवस्था जो है आपको इसी अवस्था को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ सब स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? शिशु का जन्म हो जाता है, पालन पोषण है, उसकी नर्सरी एजुकेशन, फिर उसकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसका महाविद्यालय। इन सब में समय की भी मांग बढ़ जाती है, धन की भी मांग बढ़ जाती है और ऊर्जा की भी मांग बढ़ जाती है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समय, धन, ऊर्जा की मांग किस अवस्था में बढ़ जाती है? तो द्वितीयक अवस्था जो है आपकी विस्तृत अवस्था, एक्सपेंडिंग फैमिली, जहां पे फैमिली आपकी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, वहां पे बढ़ जाती है। फिर आपकी तीसरी आती है संकुचित अवस्था। हर परिवार को इन 3 अवस्था से गुजरना पड़ता ही है। संकुचित अवस्था की भी आपकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो बच्चों का व्यवसायिक समायोजन, मतलब बच्चों की समायोजन की अवस्था है, जिसको आप लॉन्चिंग पीरियड बोलते हैं या पुनः निर्माण की अवस्था बोलते हैं। मतलब अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली बना रहे हैं। ठीक है, पुनः निर्माण की अवस्था। दूसरी आपकी आती है आर्थिक पुनःयोजन, आर्थिक पुनःनियोजन, मतलब अब आपकी आर्थिक स्थिरता का समय आ गया है। आर्थिक स्थिरता मतलब अब आपका पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा, अब आपके बच्चों का पैसा खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट होती है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति मतलब अब आप रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट पीरियड आपके कौन सी स्टेज में आता है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में, संकुचित अवस्था में आता है। क्लियर हो गया? तो ये है पारिवारिक जीवन चक्र, जिसको आप जानते भी हैं, कोई नई चीज नहीं है। इसको मैं पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहला आता है इंट्रोड्यूसिंग, जहां शादी हुई, एक परिवार का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए इसको स्थापत्य काल, सामंजस्य काल, इन सब नामों से जाना जाता है। ये सबसे छोटी स्टेज होती है किसी भी परिवार की। सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो विस्तृत स्टेज होती है, जिसको आप बोलते हैं एक्सपेंड हो रहा है हमारा परिवार, बच्चे जन्म ले रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण, सारा समय, सारा धन, सारी एनर्जी उन्हीं के साथ लगी जा रही है, उनके एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब में लगा जा रहा है। फिर आपकी आती है संकुचित। अब बच्चे जो हैं वो पूर्ण घोंसला हो चुका है हमारा घर। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खाली घोंसला नहीं है। संकुचित अवस्था में हमारा घर पूर्ण हो चुका है, पूर्ण घोंसला बन चुका है। अब बच्चे शादी करने जा रहे हैं, बच्चे अपनी फैमिली बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब पुनः निर्माण काल आ गया है। बच्चों की शादी होगी, बच्चे अपनी फैमिली को बनाएंगे। ठीक, आर्थिक पुनः व्यवस्था का काल आ गया, मतलब अब हमारा पैसा बचेगा, जो बच्चों पे खर्च हो रहा था वो हमारा पैसा बचेगा। और लास्ट ये है सेवानिवृत्ति। अब रिटायर हो गए हैं हम, हर तरीके से रिटायरमेंट हो गए, बच्चों के मतलब बच्चों से भी मुक्ति पा ली है, बच्चों के काम से भी मुक्ति पा ली है, और क्या नौकरी वोकरी भी सब खत्म, रिटायर हो गए, घर पे बैठ गए अब। तो इसलिए रिटायरमेंट आपके तीसरा स्टेज में आता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कि भाई घोंसला पूर्ण है या खाली घोंसला है? संकुचित अवस्था में पूर्ण घोंसला है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आप पढ़ेंगे समय संसाधन। हमने साधनों को पढ़ा, संसाधनों को पढ़ा, हम जान गए कि संसाधन मानवीय हैं, अमानवीय हैं, जिसमें से कुछ 3 संसाधनों को बहुत महत्वपूर्ण मान के हम पढ़ते हैं, समय, धन और शक्ति। समय, धन और शक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे समय संसाधन की। समय, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन लोग उनके प्रति क्या दिखाते हैं? लापरवाही दिखाते हैं। वो कौन सा संसाधन है? समय। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है ना? तो समय जो है वो 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों को हमें क्या करना है? हमें अरेंज करना है। इन 24 घंटों को हमें यूटिलाइज करना है, यूज करना है और गुणवत्ता
पूर्वक कार्य करना है। कैसा काम करना है? गुणवत्ता पूर्वक। तो समय को मैनेज करना ही आपके क्या कहलाता है? टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के स्टूडेंट 3 टूल्स होते हैं, 3 यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? 3 यंत्र होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पीक लोड, दूसरा होता है वर्क कर्व और तीसरा होता है रेस्ट पीरियड। पीक लोड अर्थात एक समय ऐसा आता है हर एक व्यक्ति के जीवन में जहां उसको बहुत काम होता है, मतलब कार्यभार का समय। कार्यभार का समय अर्थात इतना काम है, इतना कार्यभार है उसके ऊपर, उसको हर तरीके का काम करना है। एक ऐसा टाइम हर किसी के जीवन में आता है। जैसे गृहिणी की बात कर लें तो उसे सुबह उठ के टिफिन भी बनाना है, बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चों को भेजना भी है, लंच भी प्रिपेयर करना है, उनका टिफिन भी लगाना है, बैग भी लगाना है, उन्हें ड्रेस भी बनाना। ये क्या है? कार्यभार का समय है, बहुत पीक लोड है उसके ऊपर। ठीक। दूसरा होता है वर्क कर्व। कर्व क्या बताता है? कर्व की जहां बात आ जाए, इट मींस ग्राफ की बात आ रही है, तो कर्व आपके काम करने का ये बताता है कि किस समय आपने ज्यादा काम किया और किस समय आपने कम काम किया। बेसिकली जो वर्क कर्व है आपकी बुक्स में लिखा है साफ साफ कि इसका यूज आपके इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है, उद्योगों में होता है, जहां पर वो लोग वर्कर्स की कैपेसिटी, वर्कर्स ने कैसे काम किया, किस समय में ज्यादा काम किया, किस समय में कम काम किया, इसको दर्शाते हैं वर्क कर्व से। ठीक। रेस्ट पीरियड, भाई हम काम कर रहे हैं, हमें आराम की बहुत जरूरत है, सभी को पता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, 40 मिनट आपने काम किया है तो कितने मिनट का रेस्ट लेना है? 2 मिनट का। यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने 100% काम किया है तो आपको कितना परसेंटेज आपको रेस्ट लेना है? 57%। कितना परसेंट रेस्ट लेना है? 57%। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये होता है रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड मतलब आपको आराम, विश्राम करना चाहिए। विश्राम से मतलब ये नहीं कि सारा काम छोड़ दिया, थोड़ी देर रेस्ट जरूर करना चाहिए। आपने पढ़ा, आप रेस्ट ले सकते हैं। जैसे आप सब रेस्ट लेंगे, क्योंकि 42 मिनट से ज्यादा 1 घंटे का क्लास हो गया। सब लोग पानी पी लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का रेस्ट देती हूँ। सब बच्चे पानी पी लीजिए। हाँ, गप्पे लड़ा लो सब 2 मिनट, गप्पे लड़ा लो सारे 2 मिनट फटाफट से। हाँ, और कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में करते जाओ। मैं लाइव चैट में आपके साथ हूँ, मैं आपको वहाँ आंसर करती चलूंगी। ठीक है। तो सब लोग 2 मिनट का रेस्ट ले लेंगे यहाँ पर। हालांकि मुझे आपको 42 मिनट्स पे देना चाहिए था, क्योंकि बराबर हम मेंटली पढ़ रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे पे मैं आपको देती हूँ 2 मिनट का रेस्ट। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, अभी तक कोई भी डाउट अगर आपको लगता हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो चलिए फिर स्टार्ट करें स्टूडेंट। हाँ, 40 मिनट में 2 मिनट्स का रेस्ट लेंगे आप। अगर आप हल्का काम कर रहे हैं तो ये भी मेरी बुक में मेंशन है, तो 16% आप रेस्ट करेंगे, मतलब 16% आपको रेस्ट करना है। आपने कोई हल्का वर्क काम किया है। ठीक। अगर आप बराबर 100% आप अपने काम में कर रहे हैं तो आपको कितने परसेंटेज काम हेल्प कर लेना है, मतलब रेस्ट लेना है? 57%। रेस्ट पीरियड का मतलब होता है आपके विश्राम काल या अवकाश काल। आपने थोड़े समय के लिए क्या ले लिया? रेस्ट कर लिया, अवकाश ले लिया, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दिया, अपनी बॉडी को। चलिए, आप सबने रेस्ट कर लिया, पानी वानी पी लिया, गप्पे मार लिए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? हो गया 2 मिनट का रेस्ट। तो ये क्या है? ये तीनों थे आपके टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। टूल्स मतलब समय यंत्र। ठीक है, समय यंत्र हैं ये। पीक लोड, वर्क कर्व, रेस्ट पीरियड। पीक लोड को हिंदी में बोलते हैं कार्यभार, वर्क कर्व को आपके बोलेंगे कार्यवक्र, और रेस्ट पीरियड को क्या बोलेंगे? अवकाश काल। क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट? कोई इशू तो नहीं है ना? समझ में आ गया? समय तो एक ऐसा साधन है जो सभी के पास लिमिटेड है, 24 घंटे ही होते हैं, ना तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। और इस समय को जो है ये अमानवीय साधन किसने माना है? निकिल डॉर्सी ने आपके माना है, जबकि ग्रॉस क्रैंडल ने समय को मानव संसाधन बताया है। ये तो सबको पता हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम शक्ति व्यवस्थापन की। जब हम घर की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं,
तो हमारी एनर्जी भी खर्च होगी, इसीलिए तो हमने समय, धन और आपके ऊर्जा को निकाल लिया और इसके मैनेजमेंट को हम पढ़ते हैं। हमारी शक्ति खर्च होती है, तो शक्ति जब हमारी खर्च होती है तो शक्ति हमारी खर्च कैसे होती है? हम एफर्ट करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं। शक्ति, ऊर्जा, ये आपके कौन सा साधन है? ये आपके मानव संसाधन है, ठीक है। हमें क्या करना है? मैनेजमेंट करना है, तो कम से कम शक्ति का यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा काम करना है, गुणवत्तापूर्वक कार्य करना है। उसी को हम शक्ति संसाधन कहते हैं या शक्ति मैनेजमेंट बोलते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हम कौन कौन से एफर्ट डालते हैं, ये एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको बता चुकी हूं, फिर भी यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये 5 तरीके के, मुख्य 5 तरीके के आप ग्रह व्यवस्था में एफर्ट डालते हैं। कौन कौन से? टॉर्सल, पेडल, विजुअल, मेंटल और मैनुअल। टॉर्सल इफेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे झुकना और आपके बैठना, ठीक है। क्या पूछा गया था आपसे? झुकना और बैठना। झुकना, बैठना, उठना, मोड़ना, घुटने पर बैठना, कूद करके घुटने पर बैठना, गार्डनिंग करना, निराई करना, गुड़ाई करना, ये सब आपके, जहां पर आपकी बीच का पोर्शन, बॉडी का बीच का, जो आपके नीचे कूल्हे से जुड़ा है आपके कंधे तक, ये जो बीच का पोर्शन जहां आपके यूज होता है स्टूडेंट, उसे टॉर्सो बोला जाता है, उस पोर्शन को टॉर्सो बोला जाता है। तो जिस भी काम को करते समय आपका ये वाला पोर्शन, टॉर्सो पोर्शन जो होता है, बीच वाला पोर्शन आपके यूज होता है, इसको हम टॉर्सल एफर्ट बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा गया झुकना, बैठना, कौन से एफर्ट है? टार्सल प्रभाव है, टार्सल एफर्ट है। पेडल, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैरों का यूज कर रहे हैं, उसे हम पेडल एफर्ट बोलते हैं। साइकिल चलाते हैं आप, साइकिल कैसे चलाते हैं? पेडल्स मारते हैं ना, तो उसका यूज आप करते हैं। तो पेडल, पैरों का प्रयास जहां पर आप अपने कर रहे हैं, उसे हम पेडल एफर्ट बोलते हैं। मेंटल, आप पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, विचार रहे हैं, किसी चीज पे अपना तर्क वितर्क दे रहे हैं, बराबर आपका मेंटल, आपका दिमाग काम कर रहा है। इट मीन्स इस समय आपका कौन सा वर्क कर रहा है? आपका मेंटल भी कर रहा है, विजुअल भी कर रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, आपका विजुअल भी कर रहा है, मेंटल भी कर रहा है, ठीक है। मेंटल एफर्ट। विजुअल एफर्ट, किसी चीज को देखना, ठीक है, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। आप टीवी देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कौन सा एफर्ट कर रहे हो? आप विजुअल एफर्ट कर रहे हो। और मैनुअल एफर्ट, मैनुअल एफर्ट बोलो या फिर आप इसको शारीरिक प्रयास बोलो, जो आप नॉर्मली काम करते हो उसको हम शारीरिक प्रयास आपके बोलते हैं, फिजिकल एफर्ट बोलते हैं। झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, भारी सामान उठाना, किसी चीज को खींचना, उठाना, ठीक है, खाना बनाना, इन सब में आपका पूरा शरीर आपका यूज होता है। मैनुअल एफर्ट या शारीरिक प्रयास हम इसे बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? हम जब भी शक्ति व्यवस्थापन की बात करेंगे तो सबसे पहले एफर्ट्स पढ़ते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो हम कुछ प्रयास करते हैं जहां पर हमारी एनर्जी खर्च होती है। और शक्ति व्यवस्थापन का मतलब है कम से कम शक्ति को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा काम करना और गुणवत्तापूर्वक काम करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। शक्ति जब अब हमने खर्च करी, हमारी शक्ति खर्च हुई, तो हमारी शक्ति खर्च हुई तो हमें कुछ थकान भी होगी, फटीग भी होगी, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है तो हमें थकान होगी। थकान 2 प्रकार की होती है, एक फिजिकल, एक आपके मेंटल। फिजिकल को आपके शारीरिक थकान बोलते हैं। शारीरिक थकान कब होती है? हर बारी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शरीर में किसके कारण, जमा होने के कारण आपकी शारीरिक थकान होती है? आप आंसर मारेंगे एकदम, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हमारे शरीर में क्या होती है? शारीरिक थकान महसूस हमें होती है। कहीं कहीं पे ये लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, तो उसको ही आप सही आंसर मारेंगे, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और आपके लैक्टिक एसिड के कारण, और स्पेशली लैक्टिक एसिड के कारण आपको क्या फील होती है? शारीरिक थकान होती है। वहीं मानसिक थकान कौन सी होती है? मानसिक थकान को 2 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है। एक तो आपकी बोर्डम, बोर्डम मतलब आप बोर हो गए एक काम को कर करके, एक ही काम आप रोज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बोर हो गए, तो आप मानसिक रूप से क्या होते हैं? थक जाते हैं। और एक होती है कुंठाजन्य, फ्रस्ट्रेशन, आप पास नहीं हो पा रहे हैं, कोई बेचारा 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, किसी को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बिल्कुल परेशान हो चुका है, कुंठित हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं कुंठाजन्य थकान। तो हमें 2 प्रकार की थकान होती है, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान शरीर में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होती है। वहीं मनोवैज्ञानिक थकान जो है, मेंटल हमें जो थकान होती है, वो या तो हम बोर हो जाते हैं किसी काम से तब हमें होती है, या हम कुंठित हो जाते हैं, कुंठाजन्य थकान, उसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? शक्ति व्यवस्थापन में सबसे पहले हम एफर्ट डालते हैं। जब हम एफर्ट करेंगे तो हम थकेंगे भी, तो थकेंगे कैसे? शारीरिक थकेंगे, मानसिक थकेंगे। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे?
अब लेगवर्दी और बैरट नाम के दो व्यक्ति थे। कौन थे? लेगवर्दी और बैरट। इन्होंने घरेलू कामों को, चूंकि हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो घरेलू काम हम करेंगे, तो उसको इन्होंने हल्के, मध्यम, भारी काम में स्टूडेंट डिवाइड करा। किसने डिवाइड करा? आपके लेगवर्दी और बैरट नाम के दो आपके विद्वान थे, लेगवर्दी एवं बैरट। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लेगवर्दी और बैरट ने घरेलू कार्य को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 3। कौन कौन से? हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी काम। अब देखो, इस पे सबका मत अलग अलग हो सकता है, मतलब मेरा आपका मत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी बुक में कुछ ना कुछ अलग दिया है। जैसे लास्ट ईयर ही इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ था। लाइट वर्क क्या होते हैं? लाइट वर्क मतलब हल्के काम। देखो मेरे हिसाब से हेमिंग, स्विंग, निटिंग, क्रॉचिंग, डस्टिंग, चॉपिंग, एटसेट्रा, मतलब आप सब्जी काट रहे हो, हल्का काम, ठीक है। आप सिलाई कर रहे हो, हल्का काम। आप वॉचिंग टीवी, हल्का काम है। स्विंग कर रहे हो, निटिंग कर रहे हो, हेमिंग कर रहे हो, मतलब सिलाई, बुनाई, कढ़ाई कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, फर्श को झाड़ रहे हो, या आप अपनी टेबल को झाड़ रहे हो, खाने के लिए टेबल अरेंज कर रहे हो, आप टेबल लगा रहे हो सबके खाने के लिए, तो इसमें आपकी कम शक्ति खर्च हो रही है, कम एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए इन कार्यों को हल्के कार्य बोला जाता है। वहीं मॉडरेट वर्क कौन से होते हैं? मतलब मध्यम भारी काम कौन से होते हैं? आयरनिंग, प्रेस करना। आप प्रेस कर रहे हो तो आप मतलब मध्यम भारी काम कर रहे हो। नीडिंग डो, आटा गूंथना, आटा गूंथना आपके मध्यम कार्य में आएगा। और इसके अलावा और भी काम आ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं बराबर बोल रही हूँ, यहाँ पर हमारे आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी बुक में अलग अलग है और भगवान जाने एग्जामिनर क्या आंसर मानता है। लेकिन फिर भी मुझे जो बहुत ऑथेंटिक बुक है मेरे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज समझा रही हूँ। लेगवर्दी बैरट ने घरेलू काम को 3 भागों में बांटा। तो जिन कामों में हमारी शक्ति बहुत कम खर्च होती है, अब सब्जी काट रहे हैं, इतनी शक्ति हमारी खर्च नहीं हो रही। हम डस्टिंग कर रहे हैं, डस्टिंग मतलब धूल झाड़ रहे हैं, ठीक है। आप धूल झाड़ते हो नहीं झाड़ते हो अपने टेबल की, आपने जो आपने पेंटिंग वेंटिंग लगा रखी है, सबको साफ करते हो नहीं करते हो, तो उसमें ज्यादा शक्ति खर्च नहीं होती। या हम सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, हमारी बहुत ज्यादा शक्ति उसमें खर्च नहीं होती, हमारी फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होती। लेकिन वहीं हम आयरनिंग कर रहे हैं, आयरनिंग मतलब प्रेस करना, इस्त्री करना, ठीक है, हम आटा गूंथ रहे हैं, इसमें हमारी थोड़ी बहुत शक्ति खर्च होती है, उसको हम सामान्य कार्यों में डालते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपके हैवी वर्क होते हैं। जैसे हैवी वर्क में क्या आता है? आपके मॉपिंग मतलब पोछा लगाना, स्क्रबिंग, रगड़ रगड़ के आप फर्श को साफ कर रहे हैं, फर्श की धुलाई करना, रगड़ रगड़ के पोछा लगाना। इसके अलावा आप कपड़ों को धो रहे हैं, कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं हाथ से, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों के भारी सामान लेते हुए सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और बिस्तर लगाना, जो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे टीजीटी में, बिस्तर लगाना किस प्रकार का कार्य है, तो उसको भारी कार्य में रखा है। तो यहाँ पर आप बिस्तर लगाना भारी कार्य में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोगों को? तो ये अलग अलग सबके हो सकते हैं, यहाँ पे विचार सबकी बुक में अलग अलग लिखा है, किसी के में कुछ, किसी के में कुछ, कोई एक तो मत इन लोगों का होता नहीं है। और एग्जामिनर सबसे होते हैं माशाअल्लाह, वो क्या आंसर मानते हैं वो बिल्कुल पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे जो मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझा दिया है। ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो किसने आपके घरेलू काम को 3 भागों में बांटा? लेगवर्दी और बैरट ने। कौन कौन से 3 काम होते हैं घरेलू? हल्के, मध्यम और भारी। हल्के काम जहां पे हमारी एनर्जी बहुत कम यूज होती है, मध्यम काम जहां थोड़ी ज्यादा होती है, और हैवी काम जहां पर बहुत ज्यादा होती है। आप खुद लगाओ, रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछा करोगे आप, या रगड़ रगड़ के फर्श साफ करोगे तो आपकी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी ना। पोछा आप बैठ के लगाओ, वो वाला पोछा नहीं लेके डंडा और पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी आदमी को बेकार बना रही है। आप बैठ के पोछा लगाते हैं, स्पेशली हाथ से अपने, आप देखो आपकी कितनी एनर्जी यूज होती है उसमें, होती है कि नहीं होती? वो भारी काम है। तो और बिस्तर लगाने को इन्होंने भारी काम माना है, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। शक्ति व्यवस्थापन आपका खत्म होता है, यहीं पर खत्म होता है कि नहीं होता है खत्म? तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, संसाधन पढ़ लिया। संसाधनों का यूज हम कहाँ करते हैं? परिवार में करते हैं। कुछ संसाधनों को हमें मैनेज करने की जरूरत होती है, जैसे समय मैनेजमेंट को आपने पढ़ लिया। 24 घंटे हैं, हमें उन्हें मैनेज करना है, उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं 3। कौन कौन से? रेस्ट पीरियड, वर्क कर्व और आपके पीक लोड। ये क्वेश्चन आपसे जहां से आपसे क्वेश्चन बनता है ना, वहीं से यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ बनाया है, अगड़म बगड़म मैंने कुछ नहीं बनाया है, ठीक। शक्ति व्यवस्थापन की बात करते हैं तो 5 तरीके के एफर्ट हम डालते हैं, हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है। वो 5 एफर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, वहां से हर बार क्वेश्चन बन जाता है एक ना एक। इसके अलावा फटीग हो गई, भाई हम थक जाते हैं,
काम करते करते एनर्जी खर्च हो रही है, तो कौन कौन सी फटीग होती है, थकान होती है, शारीरिक मानसिक, आपने समझ लिया। शारीरिक लैक्टिक एसिड के कारण, मानसिक आपको कुंठा बोर्डन हो गई इसके कारण, और इसके अलावा आपने हल्के भारी और मध्यम काम को समझा, क्योंकि हम घरेलू काम करते हैं तो कुछ काम हल्के होते हैं, कुछ काम मध्यम, और ऐसे ही आप अपनी शक्ति को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने भारी काम किया, उसके बाद आप हल्का काम कीजिए, ठीक है। आपने हल्का काम कर लिया है, फिर आप क्या करिए, मध्यम काम करिए, फिर आप भारी काम करिए। ये नहीं कि सारा दिन आप भारी ही काम करने में लगे हैं तो आपका शरीर चूर चूर हो जाएगा, वरना आप शक्ति मैनेज कर ही नहीं पा रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट आप कर ही नहीं पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इसी को हमें समझना है कि कम से कम शक्ति का यूज हमारा हो और हम ज्यादा से ज्यादा काम को कर पाए। तो हम कैसे करें, सीक्वेंस वाइज काम करें। अब पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स कार्य सरलीकरण, जो कि क्यों करा जाता है कि हम अपनी शक्ति और अपने समय को अच्छे से मैनेज करें। कार्य करने की सबसे सरलतम आसान विधि को ढूंढना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। ये डेफिनेशन आपके निकल डॉट से की है, आपसे पूछी जा चुकी है। अब डेफिनेशंस बचती हैं स्टूडेंट, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जितनी भी पूछी गई हैं वो आप जरूर याद कर लेना, वहां से पूछी जाती हैं। जैसे हमने गृह व्यवस्था की तो डेफिनेशन कर ली, लेकिन हर एक तरीके में अलग अलग डेफिनेशन, जैसे डिसीजन मेकिंग की अलग है, कार्य सरलीकरण की अलग है, तो वो आप जरूर कर लेना, ठीक है। कार्य सरलीकरण क्या होता है? वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है कार्य करने की सबसे सरलतम और उचित विधि का चयन करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। कार्य सरलीकरण की बात आपके सबसे पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने की थी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने आपकी अपंग महिलाओं के लिए की थी। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो महिलाएं अपंग है, बेचारी काम नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से अपंग है, वो किस तरीके से अपने कार्य को सरल बना सकती हैं, उसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बात की थी, ठीक। अब कार्य सरलीकरण में स्टूडेंट्स 3 तत्व आते हैं आपके। कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट हैं जिनको आपको समझना है। समझ में आ रहा है? कार्य को आसान करने के 3 तत्व या कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? वर्क, वर्कर, वर्किंग एरिया। कार्य करने वाला वर्क, वो कार्य जो होता है वो वर्क, वर्कर होता है आपके कार्यकर्ता जो उस काम को करेगा, और एक आपके होता है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया को आप बोल सकते हैं कार्य की स्थिति, ठीक है, कार्य करने की स्थिति। तो ये 3 जो है आपके स्टूडेंट, ये 3 क्या है आपके? 3 एलिमेंट है, तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं। कार्य सरलीकरण के मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। विधियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो फॉर्मल टेक्निक और इनफॉर्मल टेक्निक है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तत्वों की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स। कार्य सरलीकरण में 3 एलिमेंट होते हैं। भाई कार्य सरलीकरण कौन करेगा? एक तो कार्य होगा, उसको ही तो सरल बनाना है। सरल बनाने वाला कौन होगा? कार्यकर्ता होगा, और वो जिस जगह पे काम करेगा उसी को तो हमको उस स्थिति को ही तो हमें सरल बनाना है, उसको हम बोलते हैं कार्य सरलीकरण। तो 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्य, कार्यकर्ता, कार्य सरलीकरण। कार्य, कार्यकर्ता तो आप समझते ही हैं भाई, कोई भी काम उसे सरल बनाना कार्य सरलीकरण है। कौन सरल बनाएगा? कार्यकर्ता बनाएगा। वर्किंग एरिया आप समझिए, देखिए वर्किंग एरिया वो एरिया होता है स्टूडेंट जहां तक एक व्यक्ति काम कर सकता है। अब होम मैनेजमेंट के अंदर हम कार्य सरलीकरण पढ़ते हैं तो हम इसमें एक फीमेल को लेते हैं कि भाई होम मैनेजमेंट तो हमें पता है ज्यादातर फीमेल्स ही जो है घर को व्यवस्थित करती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं करते, मेल्स भी करते हैं, लेकिन स्पेशली इसमें नंबर जो है वो फीमेल का ज्यादा होता है घर को व्यवस्थित करने का, हमारे समाज में है ना। तो वर्किंग एरिया की बात वो होती है, मतलब कार्य स्थिति या कार्य पहुंच क्षेत्र। कार्य पहुंच क्षेत्र, कहां तक आप पहुंच सकते हैं, कहां तक आपकी रेंज है, किस स्थिति तक आप जा सकते। अब आप मान लो आपके घर की दीवार 11 फीट की है, तो क्या आप 11 फीट तक अपना हाथ पहुंचा सकते हो? नहीं पहुंचा सकते। आपकी एक रेंज है मैक्सिमम और नॉर्मल, आप वहां तक काम को कर सकते हो। तो वही ये जो है डायग्राम बता रहा है, ये है आपके नॉर्मल रेंज, ठीक है। नॉर्मल रेंज आपकी 85 से 90 सेंटीमीटर तक होती है स्टूडेंट, 85 to 90 सेंटीमीटर। मतलब देखो ये काम कर रही है व्यक्ति, ये इसकी नॉर्मल रेंज है, यहां तक सामान ये उठा पा रही है, ये इसकी सामान्य रेंज है, ये अपना सामान उठा पा रही है, अपनी चीजों को यूज कर पा रही है, मतलब यहां तक ये काम अच्छे से कर सकती है। एक होती है आपकी इफेक्टिव रेंज, दिख रहा है आपको कि यहां तक इसने अपना सामान स्टोर करा है। इससे आप समझ पा रहे हो क्या करा है इसने? अपना सामान स्टोर करा है, ये कैबिनेट बनाई है कि भाई मैं यहां तक पहुंच सकती हूं। तो ये होती है इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज की जो आपके रेंज होती है वो 145 सेंटीमीटर होती है, मतलब 145 सेंटीमीटर तक महिला इफेक्टिवली नॉर्मली पहुंच सकती है। नॉर्मल रेंज तो आपके 85 से 90 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आपकी एक स्लेब होती है, आप किचन में काम करते हो तो जो स्लेब पड़ी होती है वो आपकी नॉर्मल रेंज में तो होती है, तभी तो आप रोटी बेल पाते हो। अगर ये इफेक्टिव रेंज में होगी आपकी स्लेब, तो क्या आप ऐसे रोटी बेल पाओगे? बताना जरा, नहीं बेल पाओगे ना। तो आप समझ पा रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं? हम कार्य
क्षेत्र की पहुंच की बात कर रहे हैं कि किस पहुंच तक हम अपना काम कर सकते हैं। तो नॉर्मल हो गया, ये मान लो अब यहाँ पे ये टेबल है, इसको ये नॉर्मली अरेंज कर पा रही है, तो ये नॉर्मल रेंज हो गया। एक होती है इफेक्टिव रेंज, इसने खुद ने ही अपनी अलमारी बनवाई है कि भैया यहाँ तक मैं सामान रख दो मेरा, मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, उसे बोलते हैं हम आप इफेक्टिव रेंज, जो कि 145 सेंटीमीटर की होती है। देखो मैंने डायग्राम यूज करे हैं तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोगों को यहाँ पर भी ये चीज समझ में आए। और एक होती है आपकी मैक्सिमम रेंज, आप एक हद तक अपना हाथ ऊपर उठा सकते हो, आप एक हद तक अपना आराम से हाथ से सामान मतलब ले सकते हो, अपने किचन को आप ऐसे अरेंज करते हो, वरना फिर आपको स्टूल या कुर्सी की जरूरत पड़ती है तो वो वेस्ट है ना। स्टूल से आप गिर सकते हो, आपका पैर स्लिप हो सकता है, तो वो बेकार है। तो कार्य सरलीकरण में एक आपकी मैक्सिमम रेंज होती है और मैक्सिमम रेंज आपकी होती है 215 सेंटीमीटर कि बस इतना ही जो है आप देख रहे हो, यहाँ तक ये बेचारी हाथ उठा पा रही है, बस यहीं तक जो है ये अपना काम कर सकती है, या यहाँ तक इसकी एक मैक्सिमम रेंज है, इससे ऊपर इसका हाथ नहीं जाएगा। तो ये रेंजेस होती हैं। कार्य क्षेत्र पहुंच इसे आप बोल सकते हैं। यही तीन चीजें होती हैं जिन्हें आप वर्क सिंप्लीफिकेशन के 3 तत्व बोलते हो। कार्य होता है एक कार्यकर्ता होता है, एक कार्य पहुंच क्षेत्र होता है। तो कार्य पहुंच क्षेत्र आपके 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल, इफेक्टिव और मैक्सिमम। एक तो नॉर्मल रेंज होती है, एक आपकी इफेक्टिव रेंज होती है, नॉर्मल रेंज, इफेक्टिव रेंज और मैक्सिमम रेंज। नॉर्मल रेंज 85 से 90 सेंटीमीटर तक एक महिला काम कर सकती है, इफेक्टिव होती है 145 सेंटीमीटर और मैक्सिमम होती है आपके 215 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप सबकी बुक में दिया हुआ है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना, सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम कार्य स्थिति या कार्य क्षेत्र की, इस क्षेत्र तक एक महिला काम कर सकती है। समझ में आ रहा है भाई? रोटी यहाँ बेल सकती है, यहाँ तक अपना सामान स्टोर कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा उसका हाथ उतना ऊपर पहुंच सकता है सामान उठाने के लिए, बस उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकता। आई होप आप इतनी चीज समझ गए होंगे। तो कार्य सरलीकरण में आपको समझ में आ गया कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है। कार्य करने की सबसे सरलतम, सबसे उचित विधि को खोजना ही कार्य सरलीकरण है। इसके अलावा कार्य सरलीकरण के 3 तत्व होते हैं, कार्य, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र आपने देख लिया 3 प्रकार से है, नॉर्मल रेंज, इफेक्टिव रेंज, मैक्सिमम रेंज। अब आप पढ़ेंगे कार्य सरलीकरण में मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग। मार्विन मुंडेल, जो कि आपके, इनका पूरा नाम था डॉक्टर मार्विन मुंडेल, ब्रॉड यूनिवर्सिटी इन 1940 में ये थे, तब इन्होंने जो है मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंजेस की बात करी थी। परिवर्तन के वर्ग किसने दिए? तो मार्विन मुंडेल ने दिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर भी और पूछा जाता भी है, कोई नई चीज नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। इसलिए मैंने आपको शुरू से आज तक कभी नहीं बढ़ाया, क्योंकि अलग अलग करके मैंने कई सारी वीडियो डाली। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक रिवीजन तो हो सकता है, एक क्लास तो रिवीजन की हम ले सकते हैं जहाँ मैं बच्चों को रिवाइज करा सकती हूँ। तो मार्विन मुंडेल ने आपके क्या दिए हैं? परिवर्तन के वर्ग दिए हैं। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले परिवर्तन के वर्ग किसने दिए हैं, तो मार्विन मुंडेल ने दिए। या आपसे पूछ ले मार्विन मुंडेल ने क्या दिया, तो आप बोलोगे क्लासेस ऑफ चेंज, परिवर्तन के वर्ग दिए हैं। ठीक है, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग। इन्होंने स्टूडेंट्स 5 वर्ग दिए हैं, 5, लेकिन इसको 3 कर दिया। यहाँ पे इसको काट पीट के उत्पाद में परिवर्तन में किसने मिला दिया? वेरी गुड, सब बताएंगे, ग्रॉस एंड क्रेंडल ने मिला दिया। मार्विन मुंडेल ने 5 वर्ग दिए थे, परिवर्तन के क्लासेस ऑफ चेंज 5 बताए, उसको 3 कर दिया ग्रॉस एंड क्रेंडल ने। हम 3 ही पढ़ते हैं स्पेशली, जिसमें पहला है हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, या फिर आप उसको बोलेंगे देह में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? देह में। देह मतलब बॉडी, आपका शरीर, उसमें परिवर्तन। इसमें ये क्या कहते हैं कि लयपूर्ण काम करो, लय के साथ काम करो। ठीक है, दोनों हाथों का प्रयोग करो। इसके अलावा क्या करो? गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करो। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो आपकी ग्रेविटी, जिस फोर्स में, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स के साथ काम करो। अपोजिट मत जाओ ग्रेविटी के साथ काम करो। इसके अलावा क्या करो? कार्य को कुशलता से करो, कार्य को वेग के साथ करो, लय के साथ करो। ये सब चीजें ये बोलते हैं हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम भी कम लगेगा, आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी। दूसरी चीज, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण। जो देखो ये यही चीज बता रहा है, अपना कार्य संग्रहीकरण मतलब अब आप मान लो काम तो कर रहे हो किचन में, ठीक है, पराठा बनाना है किचन में, लेकिन आपने जो है जो स्टोरेज बनाई है, जो अलमारी बनाई है अपने बर्तनों को रखने की, वो आपने बना ली बाहर लॉबी में। तो ये बताओ आपने अच्छी चीज करी है? बार बार आपको जो है बर्तन लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ये गलत है ना। तो कार्य संग्रहीकरण का मतलब है कि आपका जहां पर वर्किंग एरिया है वहीं पर अपनी स्टोरेज, वहीं पर अपनी अलमारी वगैरह बनाओ, वहीं पर अपने सामान को आप अपने आसपास रखो। जैसे चाय बनाने की पत्ती, चीनी, नमक, इन मसालेदार, इन चीजों का आपको ज्यादा यूज होता है, हर समय यूज होता है। सब्जी में तेल वगैरह डालना है तो इसको अपने आसपास ही रखो। ठीक है, ये बताते हैं कार्य संग्रहीकरण। इसके अलावा उपकरणों का प्रयोग करो। उपकरणों का प्रयोग, भाई प्रेशर कुकर का यूज
यूज करो तो तुम्हारा समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और तुम्हारा एनर्जी भी बचेगी, स्पेशली समय और एनर्जी बचेगी। वहीं आप खुले में भगोने में घंटा भर दाल पकाओगे तो आपका समय भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो उपकरणों का प्रयोग करो, मिक्सर का यूज करो, ग्राइंडर का यूज करो। ये बताते हैं दूसरा स्टेप। कुछ ऐसा नया तो है नहीं जो आप लोगों को नहीं पता है। तीसरा है कच्चे माल में परिवर्तन और अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। इन दोनों को मिला दिया उत्पाद में परिवर्तन में ग्रॉस एंड क्रेंडल ने। इसका मतलब है आप रेडीमेड चीजों का यूज करो। रेडीमेड चीजें मतलब आप बना बनाया डोसा मिक्सर ले आओ, घंटों दाल को मत भिगाओ, मत उसको पीसो, मत अपना समय वेस्ट करो। आप बना बनाया डोसा मिक्सर लाओ, बस उसको फटाफट से तैयार करो और डोसा तैयार करो। होता है कि नहीं होता है? या वो देखिए, आप लोगों ने देखे क्या, सबने देखे होंगे, खाए भी होंगे, मकेन्स। एक मकेन्स करके आता है, आलू की टिक्की वगैरह सब उसमें बनी हुई होती है, बढ़िया फ्रेंच फ्राइज सब बना है। अब मेरा फ्रेंच फ्राइज खाने का मन है तो मकेन्स लाओ, बस उसे खोलो और पानी में वही तेल में उबालो और निकाल के रख दो। तो कितना हमारा टाइम बच गया, कितनी हमारी एनर्जी बच गई। इसको ही बोलते हैं उत्पाद में परिवर्तन। जिसमें आप सबसे नॉर्मल पढ़ते हो कि आप पार्टी कर रहे हो तो स्टील वगैरह के बर्तनों का ना यूज करके आप किसका यूज करो, आप थर्माकोल का यूज करो, या आप क्या बोल सकते हैं, जो आपकी जो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स हैं उसका आप यूज करो। ठीक है, जो कि आपका समय भी बचाएं, आपको बर्तन धुलने भी ना पड़े और आपकी एनर्जी को भी बचाएं। तो यही है उत्पाद में परिवर्तन। इसी को बोलते हैं मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंजेस। इन्होंने 5 दिए थे, ये आप हमेशा याद रखोगे। इन्होंने 5 वर्ग की बात करी थी, अगर 3 वर्ग की बात आती है तो वो ग्रॉस एंड क्रेंडल ने किया। हमेशा याद रखना, ये प्रश्न यहां से बनते हैं कि मुंडेल ने कितने परिवर्तन के वर्ग दिए हैं, तो 5 दिए हैं। कितने दिए हैं? 5। जिसमें पहला क्या है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, या आप इसको बोल सकते हैं देह में परिवर्तन। और अंतिम भी पूछ सकता है, तो अंतिम है आपके उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में परिवर्तन ध्यान रखना स्टूडेंट, आप लोग, ये क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? अब कुछ ऐसा है जो यहाँ पे समझ में नहीं आया आपको? सब समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग हो गए, कुछ नया तो है नहीं, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कार्य सरलीकरण की तकनीक। अब ये टेक्निक्स है, 2 टेक्निक्स है, हर बार क्वेश्चन यहां से बनता है। कौन कौन सी? फॉर्मल टेक्निक मतलब औपचारिक टेक्निक, और पेन पेंसिल टेक्निक। पेन पेंसिल टेक्निक को आप इनफॉर्मल टेक्निक भी बोल सकते हैं, या आप इसको पेपर पेंसिल टेक्निक भी बोल सकते हैं। इनफॉर्मल टेक्निक, पेपर पेंसिल टेक्निक, पेन पेंसिल टेक्निक। और एक आपकी होती है फॉर्मल टेक्निक, औपचारिक टेक्निक। औपचारिक में आपके 4 आते हैं, दोनों में 4 आते हैं। जितने भी ग्राफ हैं आपके, जितने भी चार्ट हैं आपके, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट, जिसके भी अंत में चार्ट आता है वो सब आपके इनफॉर्मल या पेन पेंसिल टेक्निक में आती हैं। ये एक ट्रिक है याद करने की, सबको पता भी है, बहुत नॉर्मल सी, बहुत बेसिक ही ट्रिक है। बट क्या हमें फर्क पड़ता है कि कैसी ट्रिक है, हमें तो याद रहना चाहिए, है ना। तो जिसके भी अंत में चार्ट आए, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, चार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन फॉर्मल टेक्निक है, पेन पेंसिल टेक्निक है। ऐसे से याद कर लो ना, चार्ट को तो तुम पेन से ही बनाओगे ना, पेंसिल से ही बनाओगे ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ध्यान रखना। और बाकी कौन सी जो बची आपकी, साइक्लोग्राफ, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन और स्टॉप वॉच टेक्निक, ये कौन सी है? फॉर्मल टेक्निक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साइक्लोग्राफ की। इन्होंने दोनों एक में लिख दी हैं लेकिन 4 हैं, ये लिखी है ना, माइक्रो मोशन एंड मेमो मोशन, फिल्म एनालिसिस। तो ये अलग अलग है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सबसे पहले आप साइक्लोग्राफ की बात कर लीजिए। साइक्लोग्राफ में आप हमेशा याद रखना, इसमें फोटोग्राफिक यंत्र का यूज होते हैं। किसका यंत्र का यूज करते हैं? फोटोग्राफिक यंत्र। इसको क्रोनोसाइकिल ग्राफ भी बोलते हैं। अब जहां भी ग्राफ आ रहा है, साइक्लोग्राफ, क्रोनोसाइक्लोग्राफ, फोटोग्राफ, ये सब एक ही है। साइक्लोग्राफ यंत्र की बात, इसमें साइक्लोग्राफ मेथड की बात हो रही है। हर चीज के नाम के आगे ग्राफ आ रहा है ना। किस में हम फोटोग्राफिक यंत्र का यूज करते हैं? तो जहां ग्राफ है, हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी है? ग्राफ, साइक्लोग्राफ। तो फोटोग्राफिक यंत्र का यूज किस में करेंगे? साइक्लोग्राफ। ये भी एक ट्रिक है याद करने की, है कि नहीं है? क्रोनोसाइकिल ग्राफ किसे बोलेंगे? तो साइक्लोग्राफ मेथड को ही क्रोनोसाइक्लोग्राफ बोलते हैं। बस इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या? इसमें मिडिल फिंगर में जो है आपके एक बल्बनुमा यंत्र बना दिया जाता है, या पूरे हाथ में भी बना सकते हैं। स्पेशली इसमें मिडिल फिंगर में बना देते हैं, बीच वाली उंगली में बना देते हैं। और ये जो टेक्निक्स होती हैं फॉर्मल टेक्निक्स, इनका यूज हम घर में नहीं करते, इनका यूज आपके लैब्स में किया जाता है, क्योंकि इनके लिए कुछ यंत्र लगते हैं। वो यंत्र आपको घर में नहीं मिलेंगे, वो लेबोरेटरीज में मिलेंगे। तो वहां इसका यूज करके हम कार्य सरलीकरण की टेक्निक को लोगों को सिखाते हैं, या उनके कार्य करने के तरीके को अध्ययन करते हैं। यही तो करते हैं हम। तो साइक्लोग्राफ मेथड में क्या करते हैं? मिडिल फिंगर में एक ऐसा यंत्र बना देते हैं जिसमें बल्ब जलता है। जैसे जैसे हाथ गति करता है, वो बल्ब जो है वो ग्राफ बनाता रहता है, और हम क्या करते हैं, उसी गतिविधियों को चेक कर लेते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ इसमें ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया?
साइक्लोग्राफ मेथड को आपके क्रोनोसाइकिल ग्राफ भी बोलते हैं। और इसमें कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफिक यंत्र। हर चीज के नाम के पीछे ग्राफ 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 आ रहा है, तो वो कौन सा मेथड है? साइक्लोग्राफ मेथड है। अच्छा, दूसरा कौन सा हो गया आपके? स्टॉप वॉच मेथड। यहां से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था कि 1 सेकंड का 0.36वां भाग होता है। स्टॉप वॉच मेथड में आप याद रखेंगे टीएमयू का यूज करते हैं, टाइम मेजरमेंट यूनिट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इसलिए आप याद रखेंगे। स्टॉप वॉच मेथड वह मेथड होता है जिसमें टीएमयू, टाइम मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हैं। समय को बहुत ज्यादा महत्व इसमें दिया जाता है, इसमें समय को मापा जाता है। जैसे 1 सेकंड का 0.36वां भाग, और वहीं 1 मिनट की अगर हो जाए तो 0.001333वां भाग। ठीक है, कौन सा भाग होता है? 1 सेकंड का आपके 0.36वां भाग पूछा गया था ना आपसे लास्ट ईयर। और अगर 1 मिनट का पूछ ले तो 0.001333 आप याद रखोगे, 333वां भाग इसमें मेजर करते हैं स्टॉप वॉच मेथड में। तो किस मेथड के अंदर आपके जो है आपके समय को ज्यादा महत्व दिया जाता है? स्टॉप वॉच मेथड के अंदर। टीएमयू मेथड का यूज किस में करते हैं? स्टॉप वॉच मेथड के अंदर। टीएमयू की फुल फॉर्म क्या है? टाइम मेजरमेंट यूनिट। 1 सेकंड का कितना भाग? 0.36वां भाग। 1 मिनट का कितना भाग? 0.001333वां भाग का मेजरमेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तीसरी आपकी होती है स्टूडेंट्स माइक्रो मोशन, और चौथी होती है मेमो मोशन। माइक्रो मोशन मतलब, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी एक्टिविटी का अध्ययन करना ही, साथ ही साथ जो भी आप उपकरण यूज कर रहे हो उसको भी अध्ययन करना आपके किस में आ जाएगा? माइक्रो मोशन में आ जाएगा। माइक्रो मोशन का मतलब ही है, माइक्रो का मतलब छोटे से छोटे मोशन, छोटे से छोटे गति, नाम ही है माइक्रो मोशन। मोशन मतलब गति, छोटे से छोटी गति का भी अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो माइक्रो मोशन। इसके अलावा जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसका भी अध्ययन कर रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं माइक्रो मोशन। मेमो मोशन में डिफरेंस ये है, मेमो मोशन में स्टूडेंट जो टाइम आपका काम करने में खर्च हुआ, जो टाइम खर्च हुआ उसकी स्टडी की जाती है इसमें, इसलिए इसका समय उपकरण का प्रयोग करते हैं और फ्रेम द्वारा गणना की जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे मेमो मोशन में। मेमो मोशन में आपका जो टाइम खर्च हुआ है काम करने में, आपने जो भी काम किया उसको करने में जितना आपका टाइम खर्च हुआ वो आप मेमो मोशन में उसका आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप फ्रेम द्वारा गणना करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फ्रेम द्वारा गणना किस विधि से की जाती है, तो मेमो मोशन टेक्निक से की जाती है। क्लियर? सबको समझ में आ गई? फॉर्मल टेक्निक समझ में आ गई? इसका यूज हम घर में नहीं कर सकते, कहाँ करते हैं? लैब्स में करते हैं, क्योंकि इसके लिए देख रहे हैं आप हर में अलग अलग उपकरणों का यूज किया जा रहा है। दूसरी आपकी आती है, आप इसे इनफॉर्मल टेक्निक बोलिए, पेन पेंसिल टेक्निक बोलिए, पेपर पेंसिल टेक्निक बोलिए, जिसमें आपके चार्ट लगा है वो सब आपकी इनफॉर्मल टेक्निक है। नाम से ही आपको स्पष्ट है, प्रोसेस चार्ट। तो जहां पूरी की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए, प्रोसेस का मतलब ही होता है प्रक्रिया, तो जहां पूरी की पूरी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं उसको हम प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। ठीक, इसमें हम 5 सिंबल का यूज करते हैं, 5 सिंबल का यूज करते हैं। हालांकि कभी भी टीजीटी पीजीटी में सिंबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं भी सारे प्रीवियस ईयर देख चुकी हूं, लेकिन फिर भी पढ़ लो। तो छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, और सर्कल के अंदर सर्कल क्या बोलता है। तो छोटा सर्कल क्या बोलता है आपके, सब फटाफट से बताएंगे। छोटा सर्कल एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को बताता है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो, छोटा सर्कल बताएगा। ठीक है, और ये सब लैब में हो रहा है, घर में नहीं हो रहा है, दूसरे लोग आपका निरीक्षण कर रहे हैं और वो सिंबल्स बनाते जा रहे हैं। बड़ा सर्कल ऑपरेशन को बताता है, ऑपरेशन मतलब कार्य करने को बता रहा है कि हाँ आप कोई काम कर रहे हो। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ से नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है कि आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई काम ऑपरेट कर रहे हो, कोई चीज आप कर रहे हो, कार्य करने को बताता है। वहीं आपके स्क्वायर क्या बताता है, निरीक्षण बताता है, मतलब आपका चेक, आपको बार बार निरीक्षित किया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, तो स्क्वायर बता रहा है। अगर कहीं पे कोई निरीक्षण कर रहा है तो वो क्या बना देगा, स्क्वायर। आपके काम में देरी हो रही है, आलस आ रहा है, तो वो बना देगा ट्रायंगल। क्या बना देगा, ट्रायंगल। जो भी आपको निरीक्षण कर रहा है वो क्या बना देगा, ट्रायंगल। आप एक साथ कई काम कर रहे हो, एक साथ आप 2 काम एक साथ कर रहे हो, तो सर्कल के अंदर सर्कल बना देगा। ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल बना देगा। बस यही हो गया प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट के अंदर आपको याद रखना है पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कार्य सरलीकरण की वो कौन सी विधि है जहां पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो नाम ही बता रहा है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। क्लियर है?
दूसरा है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन का मतलब तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे चीर फाड़ वाले ऑपरेशन का मतलब नहीं है। ऑपरेशन का मतलब है पर्टिकुलर किसी स्टेप का अध्ययन करना। ऑपरेशन मतलब पर्टिकुलर कोई आप ऐसा कोई स्टेप का अध्ययन करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी काट रहे हो तो आपके सब्जी काटने के स्टाइल का अध्ययन किया जा रहा है, केवल उसका अध्ययन किया जा रहा है, ठीक। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे आप, दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन। स्पेशली ऑपरेशन चार्ट में मूवमेंट ऑफ हैंड का ही अध्ययन किया जाता है, हाथों की ही गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, राइट हैंड का अलग, लेफ्ट हैंड का अलग। तो पर्टिकुलर एक एक अलग अलग हैंड का आप अध्ययन कर रहे हो तो उसको आप ऑपरेशन चार्ट बोलोगे। इसमें 3 सिंबल यूज करते हैं और देखो तीनों सिंबल हाथ को ही बताते हैं, जिसमें आपके छोटा सर्कल जो है वो आपके हाथ की गति बताता है, मूवमेंट ऑफ हैंड, कि कैसे आपने अपने हैंड का यूज किया। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन का मतलब ही है पर्टिकुलर किसी स्टेप का अध्ययन करना या हाथों की गतियों का अध्ययन करना और दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन करना, ठीक। जबकि बड़ा सर्कल क्या बताएगा? आपकी उंगलियों का अध्ययन बताएगा, आपने कितने फिंगर्स को अपना यूज करा, दिखा रहा है ना, मूवमेंट ऑफ फिंगर एंड हैंड टुगेदर। उंगलियों के अध्ययन को आपके कौन बताएगा? बड़ा सर्कल। छोटा सर्कल आपके भुजाओं, आपके हाथों के मूवमेंट को बताएगा। और वहीं ट्राइंगल किसी में भी आए, ट्राइंगल प्रोसेस में आए चाहे ऑपरेशन में आए, ये अवरोध को ही बताता है, आलस को ही बताता है। किसको बताता है? आपके अवरोध को बताता है ट्राइंगल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट समझ में आ गया। मल्टीमैन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट कौन सा होता है? यहाँ पर है आपके, इन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे आप 4 विधि लिख लेंगे। एक विधि होती है आपके मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन से मतलब ही है 2 या 2 से अधिक लोगों का अध्ययन। इसमें एक आदमी काम करता है, एक आदमी उसका अध्ययन करता है, उसे हम मल्टीमैन चार्ट बोलते हैं। और एक लास्ट आपके होता है स्टूडेंट्स पाथवे चार्ट। पाथ का मतलब ही है रास्ता बनाना, पाथ का, पाथ मतलब रास्ता। तो जब आपके पाथ का पूरा अध्ययन किया जाए, इस जो प्रोसेस को है वो गिलबर्थ ने दिया था। यह क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है कि पाथवे चार्ट किसने दिया? पाथवे चार्ट आपके गिलबर्थ ने दिया, ठीक है। तो पाथवे चार्ट आपके गिलबर्थ ने दिया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपके इसमें कार्य सरलीकरण में हमेशा पहले तो महिला का ऐसे अध्ययन करते हैं, उसको कुछ नहीं सिखाते, उसकी हरकत, उसकी एक्टिविटी देखते हैं कि भाई वो किस हिसाब से काम करती है, फिर उसको हम कार्य सरलीकरण की टेक्निक सिखाते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही इन्होंने किया। इन्होंने 2 कार्डबोर्ड पर किचन बना लिया और उससे क्या कराया? किचन में काम किया। तो देखो ये ओरिजिनल है, ये आपके इम्प्रूव्ड है। पहले वो यहाँ से जितना काम कर रही थी किचन में, उसको इन्होंने पिन और धागे से नापा। ये आप ध्यान रखेंगे। पाथवे चार्ट में किसका यूज करते हैं? पिन धागे का, सुई धागे का नहीं, पिन और धागे का यूज करते हैं। कौन सी पिन? वो जो बोर्ड पे लगाने वाली पिन होती है, आपने देखी है? बोर्ड पे लगाते हो आप, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हो तो कुछ आपको बात बतानी होती है तो आप उस कागज को पिन से लगा देते हो। तो पिन और धागे का यूज इन्होंने किसने किया? आपके श्रीमती गिलवर्थ ने किया और इन्होंने इसको क्या नाम दिया? पाथवे चार्ट। तो पहले देखो, पहले इतना धागा यूज हुआ, इन्होंने इसको मेजर कर लिया, फिर दूसरी बार में जो है देखो कम धागे का यूज हुआ, इसलिए इसको आपके क्या क्या बोलते हैं? इसको आपके आप आर्टिफिशियल किचन बोल सकते हैं मेथड, आप तख्ता बोर्ड, जो भी मेथड आप बोल सकते हो। पाथवे चार्ट जब पूरे के पूरे आपके पाथ, पूरे आपने कितने रास्ता आपने अपनाया उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम पाथवे चार्ट बोलते हैं। कार्य सरलीकरण खत्म होता है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम आय की, इनकम की। अब सब कुछ हो गया, हमने समय पढ़ लिया, समय व्यवस्थापन पढ़ लिया, एनर्जी को भी मैनेज कर लिया, लेकिन घर चलाने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए धन। धन हमें स्टूडेंट्स हमेशा 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो हम अर्न करते हैं, एक हम अनअर्न्ड करते हैं, मतलब उपार्जित और अनुपार्जित। तो उपार्जित आय कौन सी होती है? जिसके लिए आपको कोई ना कोई एफर्ट डालना पड़ता है। धन एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और हमेशा हमें याद रखना है कम धन का उपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। ये नहीं कि आप अपने धन को बेतहाशा बर्बाद कर रहे हैं और आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। धन कम यूज हो, आवश्यकताओं की ज्यादा पूर्ति हो, वेस्ट में से बेस्ट बनाएं आप, हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो धन आपको या तो आपको उपार्जित करना पड़ता है, मतलब आपने ट्यूशन पढ़ाई, सिलाई करी, अचार पापड़ा बना बना के बेच रहे हो, आप खुद कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हो, फिर आपको इनकम मिल रही है, वो कौन सी आय है? वो उपार्जित आय है। कुछ ऐसी इसमें टिपिकल बात नहीं है। अनुपार्जित आय, आपको मिल गया घर से पैसा या कुछ भी आपको मिल गया घर से गिफ्ट, या किसी फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो कौन सी आय हो गई? वो अनुपार्जित आय हो गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको बच्चे बोलते हैं मैम एक्सप्लेन करो, कि
पापा की या विरासत में मिली हुई आय आपके कौन सी आय है? वो इनडायरेक्ट इनकम ही है। अब मैं बताती हूँ कैसे, सुनो। वो इनडायरेक्ट इनकम ही है। इनकम की जब हम बात करते हैं, हमेशा आपको धन दो तरीके से ही प्राप्त होता है स्टूडेंट। या तो आपको डायरेक्ट आपकी सैलरी मिलती है आपके हाथ में, ठीक, या आपको पापा की आय मिल गई, पापा की विरासत मिल गई, वो आपको इनडायरेक्ट तरीके से ही मिलती है। आप उसको वास्तविक आय से जोड़ रहे हो, जबकि वो वास्तविक आय नहीं है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय नहीं है, क्योंकि आप वास्तविक आय का मतलब ही नहीं समझते हो, इसलिए आप उसको वास्तविक प्रत्यक्ष आय से जोड़ रहे हो। मैं बताती हूँ, धन के दो ही स्वरूप होते हैं। धन आपको हमेशा दो ही तरीके से प्राप्त होता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपको तुरंत, आपको आपने काम किया, आपको उसकी मजदूरी मिल गई, आपको उसका वेतन मिल गया, वो क्या होता है? डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्टली आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, आपको आपके पापा की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल गया, वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है क्या? वो तो इनडायरेक्टली मिला ना। आपके पापा ने आपको हिस्सा दिया है, आपने ना उनसे मांगा ना कुछ, तो इनडायरेक्टली वो इनकम हुई। समझ में आ रहा है? अब आप समझिए क्या होता है जो आप बार बार बोलते हैं कि वो रियल इनकम में, वास्तविक प्रत्यक्ष आय में आएगा। पहले आप प्रत्यक्ष आय का मतलब समझिए, वास्तविक आय का मतलब समझिए। आय के प्रकार, आय हमें तीन प्रकार से मिलती है स्टूडेंट। मनी इनकम, रियल इनकम, साइक्लिक इनकम, सबको पता है। मौद्रिक आय, वास्तविक आय और आत्मिक आय। मौद्रिक आय कौन सी होती है? वही जो हमें पैसा मिल रहा है, हमें काम के बदले क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। चाहे हमें पैसा मिले, चाहे हमें पेंशन मिले, वो सब जो डायरेक्ट हमें मिल रहा है, हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, मुद्रा के रूप में हमें मिल रहा है, मनी के रूप में हमें मिल रहा है, करेंसी के रूप में मिल रहा है, उसे हम मनी इनकम बोलते हैं। जबकि वास्तविक इनकम देखिए, समझिए, मान लीजिए मैं 20,000 कमाती हूँ, मेरी सहेली भी 20,000 कमाती है, लेकिन मेरी सहेली क्या कर रही है? मेरी सहेली घर में बागवानी करके सब्जी उगा ले रही है, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। सुनते जाइएगा, ठीक है? मेरी सहेली क्या कर रही है? बच्चों को, अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रही है, खुद पढ़ा ले रही है। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भी भेज रही हूँ। सुनते जाइएगा। वो बिजली का उपकरण उसका कोई खराब हो गया, उसकी मरम्मत भी उसका पति या वो खुद ही करे ले रहे हैं, जबकि मैं जरा जैसी बात पे इलेक्ट्रिशियन को बुला रही हूँ, किसी को बुला रही हूँ। आप समझते जाइएगा, ठीक है? वो घर में खाना भी खुद बना रही है, झाड़ू पोछा भी खुद करे ले रही है, बर्तन भी धो ले रही है, अपने कपड़ों को भी खुद ही सिले ले रही है, जबकि मैंने खाने वाली भी लगा रखी है, बर्तन वाली भी लगा रखी है, सब कुछ लगा रखा है। तो अब आप बताइए, वास्तविक आय किसकी ज्यादा हुई? 20,000 उसे भी मिल रहे हैं, 20,000 मुझे भी मिल रहे हैं। वो सरकारी अस्पताल में इलाज करा रही है, मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रही हूँ। वो अपने बच्चों को खुद ही ट्यूशन पढ़ा ले रही है, मैं अपने बच्चों को बिहार ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज रही हूँ। वो घर में खाना भी खुद बना रही है, वो घर में सिलाई भी खुद कर रही है, वो उपकरणों को भी खुद ही सही कर ले रही है। मैं जरा जैसी बात पे इलेक्ट्रिशियन को बुला रही हूँ, घर में खाने वाली भी लगा रही हूँ, बर्तन धोने वाली भी लगा रही हूँ, कपड़े धोने वाली भी लगा रही हूँ। वास्तविक आय किसकी ज्यादा हुई? लगाइए दिमाग अपना। मेरी सहेली की ज्यादा हुई ना। 20,000 हम दोनों को मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अपनी आय को कौन बचा रहा है? वास्तविक आय, एक्चुअल में आय तो मेरी सहेली की ज्यादा हुई, क्योंकि वो हर तरीके से बचा ले रही है। वो सरकारी सुविधाओं का यूज कर रही है, सरकारी अस्पताल में जा रही है, इलाज करा रही है, जहां उसका इलाज मुफ्त हो रहा है। वो सरकारी दवाखाना से दवा ले रही है, उसका इलाज मुफ्त हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो घर में न्यूज़पेपर नहीं मंगा रही, पास में कोई सरकारी लाइब्रेरी है, वहां जाके न्यूज़पेपर पढ़ ले रही है, उसकी आय बच रही है बराबर। कमा हम दोनों बीस रहे हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक आय। वस्तुओं के उपयोग से, उपभोग से संबंधित होती है आपकी वास्तविक आय। इसको दो भागों में बांट दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब समझिए कैसे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिना पैसा के, ये तो सबको पता है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है पैसा से, बिना पैसा से। अब मेरी सहेली सरकारी अस्पताल में जा रही है, क्या वो पैसा खर्च कर रही है? सरकारी अस्पताल से सुविधा उठा रही है, सरकारी अस्पताल से दवा ला रही है, बच्चों को वो खुद पढ़ा ले रही है। ये सब क्या है? ये सब प्रत्यक्ष इनकम है उसकी, प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। प्रत्यक्ष रूप से उसकी आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अब इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? या तो आपको ये पैसा खर्च करके, इनडायरेक्ट रियल इनकम की बात कर रहे हैं हम। रियल एक्चुअल इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट रियल इनकम, जहां आपको कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ जाए या पैसा खर्च करना पड़ जाए। अब आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी आपको फ्री में क्या दे रही है? कैब दे रही है। आप कंपनी में काम करते हो, अपना एफर्ट देते हो, तब कंपनी आपको फ्री में कैब दे रही है। ये है इनडायरेक्ट रियल इनकम। समझ में आ रहा है? आप रियल इनकम का मतलब ही नहीं समझते हो, और आप
परिवार में जो आपको आय मिली, आप कहते हो वो इनडायरेक्ट इनकम नहीं है मैम, वो डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट कैसे हुई? मुद्रा हमेशा हमें दो तरीके से प्राप्त होती है, या तो डायरेक्ट हमें हमारी सैलरी मिलती है, या हमें कोई गिफ्ट में पैसे दे देता है, वो इनडायरेक्टली देता है हमें। हमें परिवार में पापा की संपत्ति मिली, वो इनडायरेक्टली मिली, समझ में आ रहा है? वो मुद्रा के स्वरूप है, धन के स्वरूप है। लेकिन जब आप धन के प्रकार पढ़ते हैं तो पहले आप वास्तविक आय का मतलब समझिए क्या होता है। वास्तविक आय का मतलब है हम दोनों को, मुझे मेरी सैलरी को सेम सब सैलरी मिल रही थी, लेकिन वो हर तरीके से अपना पैसा बचा रही है। वास्तविक आय उसकी ज्यादा है। वो सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा रही है, मैं जा रही हूँ प्राइवेट अस्पताल में, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। वो घर में ही सब्जी उगा ले रही है, वो घर में ही बच्चों को पढ़ा रही है, वो घर में इक्विपमेंट सही कर ले रही है, वो घर में ही पापड़ अचार सब बना ले रही है, वो पेपर भी नहीं मंगाती, वो पेपर पढ़ने भी सरकारी लाइब्रेरी में जाती है, जबकि मैं उन सब में, घर में खाना बनाने वाली भी मैंने लगा रखी है, पेपर वाली भी लगा रखी है, मैं मकान का किराया भी दे रही हूँ। वो अपने पापा के ही घर में, अपने ससुर के ही घर में रह रही है, जबकि मैं अलग घर लेके रह रही हूँ। तो वास्तविक आय किसकी ज्यादा हुई? रियल एक्चुअल इनकम किसकी ज्यादा हुई? रियल एक्चुअल इनकम तो 20,000 से ज्यादा हो गई उसकी रियल एक्चुअल इनकम तो 20,000 से ज्यादा हो गई। वो सब कुछ बचा ले रही है, और मेरी कम हो गई कि नहीं हो गई? इसी में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। डायरेक्ट बिना पैसा खर्च किए मिलती है आपको, जैसे वही चीज सरकारी स्कूल में जाएं, आप कॉलेज में जाएं और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, सरकारी अस्पताल में जाकर के आप निःशुल्क स्वास्थ्य ले लें, बाजार से पुस्तक वगैरह नहीं खरीद रहे, बल्कि आप सरकारी और सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर के जो है किताबें पढ़ ले रहे हैं, होती है ना, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती है ना, वो आप यूज कर ले रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष वास्तविक आय हो गया। आप प्रत्यक्ष वास्तविक आय आपको कैसे मिलती है? मुद्रा खर्च करके या अन्य प्रयत्न द्वारा जो प्राप्त आपको सेवाएं होती हैं। आप कंपनी में एफर्ट लगा रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तब कंपनी आपको फ्री में ड्रॉप कर रही है, फ्री में उठा रही है घर से, वो हो गया अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। समझ में आया? आप शायद क्लियर हुआ होगा आपको। और तीसरी होती है साइकिक इनकम। इन दोनों का यूज करके आपको जो संतुष्टि मिलती है, मुद्रा से आपने जो वस्तुओं का उपभोग किया, उससे आपको जो संतुष्टि मिलती है, उसे हम आत्मिक आय या साइकिक इनकम बोलते हैं। ये है मुद्रा के प्रकार। आई होप आज आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। वास्तविक अप्रत्यक्ष आय में ही एक आपके सिस्टम आता है, बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? मैंने मेरी सहेली के बच्चे को पढ़ा दिया तो उसने मेरे लिए स्वेटर सिल दिया। समझ में आया? ये है इनडायरेक्ट वास्तविक इनकम। इनडायरेक्ट, मैंने उसके बच्चे को पढ़ाया फ्री में, तब उसने मेरे लिए क्या कर दिया? स्वेटर सिल दिया। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पहले होता था ना, कोई भी सामान दे जाओ और कोई भी सामान दुकान से ले जाओ। अब हम पैसा दे करके लेते हैं, लेकिन पहले बहुत शुरू में नहीं था ऐसा। भाई पहले कोई 2 चांदी के सिक्के दे गया या कुछ भी दे गया, अपना सामान दे गया और कोई सामान ले गया, उसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। तो इनडायरेक्ट रियल इनकम में आपके आता है बार्टर सिस्टम। आई होप ये बात आज को आपको क्लियर हुई होगी स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बात कर ली हमने इस पे। अब धन आ गया, धन की हमने बात भी कर ली। धन हमें किसके स्वरूप में प्राप्त हुआ? सब कुछ। अब हम खर्च भी तो करेंगे, उड़ाएंगे भी तो अपनी सैलरी। तो भैया सैलरी कैसे उड़ाएंगे? कुछ फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड खर्चे होते हैं, कुछ सेमी फिक्स्ड मतलब अर्ध निश्चित व्यय होती है, कुछ अदर व्यय। फिक्स्ड खर्चे कौन से होते हैं? आपको बिजली का बिल देना ही देना है, वो तो आप अपने घर में बिजली नहीं बना सकते, देना ही देना है। बच्चे अगर आपके मान लो LIC का, आपने कोई LIC ले रखी है, उसकी प्रीमियम तो आपको भरनी पड़ेगी। बच्चे अगर आपके मान लो प्राइवेट स्कूल में है तो फीस तो आपको देनी पड़ेगी। तो वो होते हैं फिक्स खर्चे। कुछ होते हैं सेमी फिक्स्ड मतलब अर्धनिश्चित व्यय। आप सब समझते हैं कि इनमें हम कटौती कर सकते हैं, इन्हें हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन कटौती कर सकते हैं। जैसे हम हर हफ्ते जा रहे थे, बाहर ट्रीट लेते थे, बाहर पिज्जा खाने जाते थे, अब हम नहीं जाते हर हफ्ते, है ना, महीने में एक बार चले जा रहे हैं। खर्चे अपने कम कर लिए हमने। कुछ अन्य खर्चे होते हैं, अब इस महीने जो है जन्माष्टमी भी है, इस महीने भैया रक्षाबंधन भी थी, तो खर्चे हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अन्य खर्चे। या किसी का बर्थडे निकल आए तो वो क्या हो जाएंगे? अन्य खर्चे। अब हमारी आय भी आ गई, हमने खर्च भी कर ली, अब हम क्या बनाएंगे? अच्छा, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। हाँ भाई, हमारे खर्चों को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? परिवार का आकार, जितने परिवार में लोग होंगे खर्चे भी उतने होंगे। परिवार में कम लोग तो परिवार में कम खर्चे। होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा क्या होता है? आपके परिवार का आकार हो गया, आपके रहन सहन का स्तर,
आपके रहन सहन का स्तर, भाई आप बहुत शान और शौकत से रहते हैं तो शान और शौकत वाले शाही खर्चे होंगे, आप साधारण रहते हो साधारण खर्चे होंगे। आपका आवास स्थान, आप कहाँ रहते हो, आप गाँव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, तो उस हिसाब से आप मेट्रो सिटी में रहते हो। मेट्रो सिटी में देखो तो जरा, एक बार मैं वो लेने के लिए गई थी, मिट्टी की कुलियाँ मुझे चाहिए थी छोटी छोटी सी, तो उसने मुझे 10 रुपए की एक कुलिया बताई, छोटी छोटी, हमारे यहाँ मिट्टी की कुलियाँ बोली जाती हैं, बहुत छोटी छोटी सी, वो दीपावली में वगैरह में यूज़ करते हैं, वो 10 रुपए की एक दे रहा था। वहीं वो मेरे घर में जो है 10 रुपए की 4 मिल जाती हैं, बताइए आप। तो ये भी फर्क पड़ता है। मेट्रो सिटीज़ में अलग हाल है, फोटो स्टेट कराने जाओ तो 10 रुपए का एक पन्ना निकलता है, बताइए आप, फोटो कॉपी कराने का। तो ये होता है निवास स्थान, कि आप कहाँ रह रहे हो, किस हिसाब से आप रह रहे हो, किस स्टाइल से आप रह रहे हो, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपके परिवार की आय कितनी है, वो सब आपके खर्चों को प्रभावित करते हैं, आपके व्यय को, एक्सपेंडिचर को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमने, हमारे घर में आय आ गई, हम समझ गए हमें उसको व्यवस्थित करना है, हम समझ गए, हमने खर्चा भी कर लिया। अब आय व्यय का ब्यौरा भी तो बनाना पड़ता है हमें, उसे बोलते हैं हम बजट बनाएंगे। बजट कैसा होता है? बजट मुख्यतः स्टूडेंट 3 प्रकार का होता है। मेन तो 3 ही होते हैं आपके, घाटे का, बचत का, संतुलित। इसके अलावा आप पूर्ण बजट पढ़ते हैं, आंशिक बजट पढ़ते हैं, प्रमाणित बजट पढ़ते हैं, सैद्धांतिक बजट पढ़ते हैं, 8 प्रकार के पढ़ते हैं टोटल, वो अलग हैं, ठीक है, लेकिन मेन तो 3 ही होते हैं। घाटे का बजट, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कम इनकम है और खर्चे तुम्हारे ज़्यादा हैं, तो कौन सा बजट हो गया ये? घाटे का। तुम उधार ले लेके अपना काम चला रहे हो, घाटे में जी रहे हो, ठीक है। एक्सपेंसिव तो तुम्हारे कम है, मतलब खर्चे कम कर रहे हो, और इनकम तुम्हारी सही है, ज़्यादा है, लेकिन तुम खर्चा कम कर रहे हो, मतलब बचत कर रहे हो। बचत का बजट, सबसे अच्छा बजट बचत का बजट, सबसे बढ़िया बजट बचत का बजट, ठीक। संतुलित बजट दिख रहा है ना डायग्राम में, जितना खर्चा उतना उड़ा डाला, जितनी सैलरी आई सब खर्च मारी, तो वो क्या हो गया? संतुलित बजट। लेकिन किसी से उधार नहीं लिया, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित बजट। सबसे घटिया बजट घाटे का बजट, सबसे अच्छा बजट बचत का बजट। समझ में आ गया? आय व्यय का ब्यौरा हम रखते हैं, क्या करते हैं हम? बजट बनाते हैं, बजट बनाते हैं। कुछ लोग दैनिक बजट भी बनाते हैं, कुछ मासिक बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी चीज? कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो बहुत टिपिकल है, जो हमें नहीं समझ में आता है। तो बजट भी बन गया। बजट बन गया तो प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल को कैसे भूल सकते हैं हम? उन्होंने बजट की ही तो बात करी है, बजट की ही तो मदें दी हैं उन्होंने, और उन्होंने जो है हमें दिया है एक उपभोग का नियम, लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो आ जाओ अर्नेस्ट एंजल पे। एंजल के व्यय का सिद्धांत, एंजल के व्यय का सिद्धांत हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्नेस्ट एंजल ने किसकी बात करी है। तो अर्नेस्ट एंजल बजट की बात करते हैं, उन्होंने बजट बनाने की बात करी है, उन्होंने बजट के ऊपर जो है अपनी मदें दी हैं, अपना एक लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया है, उपभोग का नियम दिया है, जिसमें वो आपकी व्यय की, मतलब खर्चों की बताते हैं कि खर्चों की 5 मदें होती हैं। हर एक आदमी 5 चीजों पर खर्च करता है, तो व्यय की 5 मदें कौन कौन सी हैं? भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन या बिजली, और शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, ठीक है। यही तो है व्यय की मदें, भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि, ठीक। ये 5 मदें हैं। और 3 वर्ग उन्होंने बताए हैं, समाज को उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, निम्न, मध्यम, धनी, ठीक। तो वो क्या बोलते हैं? जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पे होने वाला जो खर्चा है वो धनी वर्ग का क्या होता है? कम होता चला जाता है। जैसे हम देख रहे हैं 60, 55, 50 हो गया। सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? निम्न वर्ग। फिर सबसे कम कौन खर्च करता है? धनी वर्ग। वो कहते हैं वस्त्र पे स्थिर रहता है, मकान पे स्थिर रहता है, ईंधन पे स्थिर रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आपका खर्चा ज्यादा किस पे होता है? शिक्षा पे, मनोरंजन पे, स्वास्थ्य पे। ऑब्वियसली अपना दिमाग लगाओ ना, हमारी सैलरी ज्यादा होगी तो हम राशन कम मंगाएंगे, बाहर ज्यादा खाएंगे, मनोरंजन ज्यादा करेंगे, डेली घूमने जाएंगे, डेली पिक्चर देखने जाएंगे, डेली जो है या हफ्ते में हर हफ्ते हम पिज्जा बाहर खाएंगे। तो किस पे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है? और ज्यादा एजुकेशन लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा मनोरंजन, विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे। सैलरी जिसकी ज्यादा होगी, और जो बेचारे जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, क्या वो डेली पिज्जा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो अपना दिमाग लगाओ, इनमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो बहुत टफ हो, हमें याद ना हो। समझ में आ रहा है? और परसेंटेज तो साफ है, इसमें है क्या? भोजन में देखो 60, 55, 50 याद रखना है, बाकी 18, 18, 18, 12, 12, 12, 5, 5, 5, 5, 10, 15। समझ में आ रहा है?
प्रतिशत कहाँ घट रहा है? भोजन पे खर्चा घट रहा है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी भोजन पे होने वाला खर्च घटेगा। हाँ, भोजन पे होने वाला खर्च घटेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी भोजन वो किस पर प्रतिशत बढ़ेगा? तो शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पे आपके प्रतिशत व्यय बढ़ रहा है। यही तो ये बोलते हैं प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल। बस इन्होंने, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस में ही इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसको हम लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से, उपभोग के नियम से नाम से जानते हैं। एक कमी कर दी इन्होंने बचत की बात नहीं करी। इन्होंने कहीं भी अपने नियम में बचत की बात नहीं करी है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेसर अर्नेस्ट एंजल ने किसकी बात नहीं करी है? तो बचत की बात नहीं करी है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आज इतना बहुत है। कल हम सेविंग से पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेविंग्स हम कैसे कर सकते हैं, मतलब बचत हम कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। 1 घंटे 52 मिनट की क्लास आपकी हो गई है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? आपने पूरा होम मैनेजमेंट पढ़ लिया। डिसीजन मेकिंग, वर्क सिंप्लीफिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा रह गया है सेविंग्स। उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। और वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़रूर बताओ स्टूडेंट। आप लोग मोटिवेट हो या नहीं हो, आपको वीडियो क्लास पसंद आया या नहीं पसंद आया। कल हम फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में और पूरा खत्म कर लेंगे हम होम मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।